मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। हेलो। यस सर, आवाज नहीं आ रही है आपको? तो आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही जी है। सर, आ रही है। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी नजर आ रही है? जी सर, आ रही है, नजर आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, हम आज का थोड़ा सा कल का रिवीजन करेंगे ताकि जिन बच्चों ने पढ़ा उनको जरा अच्छा समझ आ जाए। वीडियो मैंने बना ली और वीडियो का लिंक मैं आपको कर दूंगा। और थोड़ा सा बेटा प्रॉब्लम ये आ रही है ना, मेरा कुछ लैपटॉप में कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा है, शायद इसकी आवाज इनिशियली कुछ जगहों पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देगी। तो साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आगे इसकी आवाज ठीक है वीडियो की, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देख लेनी है। तो कल हम पढ़ रहे थे नी जॉइंट में हमने कोई बेसिक चीजें की थी। हमने कहा था कि जॉइंट बेसिकली जो है वो लार्जेस्ट जॉइंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉइंट बॉडी का बड़ा मोबाइल जॉइंट है। और इसके ऊपर आपकी जितनी एक्टिविटीज होती हैं डेली की, लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, वो सब उसमें नी जॉइंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। और उसके अलावा हमने ये कहा था कि ये लोअर एंड ऑफ द फीमर और टिबिया के अपर एंड के दरमियान में होता है। और लोअर एंड ऑफ द फीमर जो है वो बेसिकली हमारे पास एक मिनट में रिकॉर्डिंग लगा लूँ इसको भी। अच्छा, लोअर एंड ऑफ द फीमर इज convex, whereas upper end of the tibia is flat. So convex structure का flat structure के ऊपर stable होना is bit इसमें थोड़ा सा ने इसके लिए एक स्पेशल सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बाई कॉन्डाइलर जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो कॉन्डाइल्स फीमर के एंड के इन्वॉल्व होते हैं और दो कॉन्डाइल्स ही टिबिया के इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा फिबुला जो है वो इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती इस जॉइंट की फॉर्मेशन में। और एंटीरियर जॉइंट जो है इसमें एक नी कैप इसको बोलते हैं, पटेला, पटेला के साथ जो है ये जो है वो जॉइंट बनाती है, ठीक है। ये देखो, ये दिस इज पटेला, और पटेला फीमर की पटेलर सरफेस के साथ जॉइंट बना रही है, जबकि लोअर एंड ऑफ द फीमर जो है वो अपर एंड ऑफ द टिबिया के साथ जॉइंट बना रहा है। और अब जो फिबुला है, फिबुला टिबिया के साथ जॉइंट बनाती है लेकिन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि इट इज जस्ट प्लेसिंग अ फुटबॉल ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो आप देखो कि फुटबॉल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा जो है वो फ्लैट सरफेस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है या टच कर रहा है टाइम। यही सिचुएशन जो है वो नी जॉइंट के साथ है कि राउंडेड फेमरल कॉन्डाइल्स जो है, राउंडेड फेमरल कॉन्डाइल्स जो है वो फ्लैट सरफेस पर प्लेस्ड लिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप फॉर एग्जांपल आप देखो विलेजेस में हमारे फीमेल्स जो हैं वो सर के ऊपर घड़ा कैरी करती हैं। व्हाट दे डू एक्चुअली, द वो घड़ा जो है उनका वो कन्वेक्स है, सर भी कन्वेक्स है। अब कन्वेक्स चीज को कन्वेक्स ही सर के ऊपर कैसे स्टेबल किया जाए, तो उसके लिए वो सर के ऊपर एक राउंडेड रिंग क्वेश्चन टाइप की चीज रखती हैं। यही चीज नेचर ने भी कुछ ऐसे ही किया हुआ है। अच्छा जी, दिस इज लोअर एंड ऑफ द सर, दिस अपर एंड ऑफ द टिबिया, and these are called articular surfaces which are green in color। ठीक है जी, ये आर्टिकुलर सर्फेसिस है। और ये रेड पिंक, ये भी आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ पटेला है। और ये आर्टिकुलर फीमर और टिबिया के अपर एंड पे आर्टिकुलर सर्फेस है, दे आर्टिकुलेट विद ईच अदर। और in between these articular surface, these green areas, we have got intercondylar areas। this is intercondylar area है साहब का, ठीक है जी। फिर हमने कहा था कि किसी भी जॉइंट का जो ये सा इसका स्ट्रक्चर जो है ना, अंदर इनर सिनोवियल लेयर, आउटर जो है वो फाइब्रस लेयर, और फाइब्रस लेयर की थिकनिंग हो जाती है जिसको आप लिगामेंट कहते हो। ये सारी चीजें वैसे मैंने उसमें आपको दी है, वीडियो है उसमें ऑलरेडी
मतलब कि मैंने इसमें वो की हुई है, रिकॉर्ड की हुई है, तो मेरा ख्याल से जिसने अगर नहीं भी सुना तो कल वहां से उसको देख सकता है। और ये देखो, दीज आर 2 मिनट्स है। अच्छा, कल एक बात थी जो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि शायद कुछ बच्चों को जो है ना ये कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो कि ये जॉइंट कैविटी क्या है। तो जैसे ये रेड वाली जो है ना आपके पास, जितना ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और बाहर वाला जो है वो कैप्सूल है। ये तो कहा था ना कि कैप्सूल को अंदर वाली साइड से सारी साइनोवियल लेयर जो है वो लाइन करती है। पिंक वाली, ये रेड वाली साइनोवियल लेयर है, बाहर कैप्सूल है। ठीक है, इस कैप्सूल एंटीरियरली यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, पटेलर लिगामेंट आ जाता है, पटेला आ जाता है, और क्वाड्रिसेप्स वो आ जाता है, और कैप्सूल जो है वो उसमें आके इंसर्ट हो जाता है। ये क्यों सारा ये यहाँ तक आ गया, देखो ये जॉइंट कैप्सूल। अच्छा जी, फिर उसके बाद लोगों को, जो कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी कि जॉइंट कैविटी क्या है, वो मैं आपको आज एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि जॉइंट कैविटी क्या है। ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 कॉन्डाइल्स हैं, एक ये टिबिया का है, और सॉरी दोनों टिबिया के कॉन्डाइल्स हैं, एक मीडियल कॉन्डाइल है और एक लैटरल कॉन्डाइल है। कॉन्डाइल या आर्टिकुलर सरफेस, एंड दिस इज लैटरल आर्टिकुलर सरफेस और कॉन्डाइल। ठीक है ना, ये जो इसका एज है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको अलर मार्जिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बियॉन्ड, इस पॉइंट से परे, इस पॉइंट के, ये लाइन के अंदर अंदर सारा जो है ना, ये पोर्शन जो ये आर्टिकुलेट करता है कॉन्डाइल्स के साथ, जबकि इस लाइन के बाहर का ये जो एरिया है, ये नॉन आर्टिकुलर सरफेस होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये बीच में इंटरकॉन्डाइलर एरिया आ गया। इंटरकॉन्डाइलर एरिया को अगर आप गौर से देखो तो इसमें 4 स्पॉट्स हैं। ब्लू वाले स्पॉट्स जो हैं उनको देखो, और ये रेड वाले स्पॉट्स जो है ये इनको देखो। अच्छा जी, अब इसमें जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, वो ये है कि ये जो येलो लाइन आपको जितनी नजर आ रही है सारी, ये क्या है, ये अटैचमेंट है किसकी, साइनोवियल लेयर की, साइनोवियल मेम्ब्रेन की, ये सारी अटैचमेंट है। ठीक है, इस अटैचमेंट के अंदर अंदर का जितना एरिया ना, वो सारा जॉइंट कैविटी है, और इसके बाहर का एरिया, ये आपको इस तरह मैं समझाता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि मलिक रियाज साहब थे और उन्होंने कहा कि जी मैंने बैरिया टाउन बनवाना है। ठीक है जी, बैरिया टाउन मैंने बनवाना है, तो आप मैं क्या करूं बैरिया टाउन बनवाने के लिए? सारी बात जमीन पे, ये वो जमीन है सारी की सारी जिसके ऊपर उन्होंने बैरिया टाउन बनवाना था। ठीक है, ये बड़ी वियर्ड एग्जांपल है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली उन्होंने उस पे ऑलरेडी पहले भी पॉपुलेशन थी, लोग रह रहे थे उस जमीन के ऊपर। तो अब उन्होंने सोचा कि यार एक सर्वे तो करवाऊं कि क्या लोग मुझे वहां की इजाजत देंगे कि मैं बैरिया टाउन यहाँ पे बनवा सकूं। तो उन्होंने सर्वे कराया, तो उनको जो सर्वे में उनको जो चीज निकली वो ये निकली कि ये रेड पॉपुलेशन वाली जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, ये किसी सूरत नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे बैकग्राउंड बनाने के लिए। जबकि जो ब्लू वाली पॉपुलेशन है ना, वो मान जाएगी कि हाँ जी ठीक है, आप बना सकते हैं। तो मलिक रियाज साहब को एक आइडिया सूझा, उन्होंने किया, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, जो ब्लू ब्लू वाली पॉपुलेशन है इस पर ले लेते हैं बाउंड्री के, और रेड वाली पॉपुलेशन को बाहर बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाउंड्री वॉल खींचनी शुरू की। ये खींची 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 खींची, ब्लू ब्लू वाली पोर्शन को अंदर ले लिया, अंदर ले लिया, इस ब्लू को भी अंदर ले लिया, इस रेड वाले को इसके आगे से दीवार घुमा के वापस ले आए, और यूं घुमा के यूं इस तरह किया कि ये रेड, इस तरीके से उन्होंने दीवारें यहाँ पे खींची हैं कि रेड वाली पॉपुलेशन बाहर रह गई है। ठीक है, और ब्लू वाली अंदर आ गई है, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर ये सारा बैरियर टाउन है। ठीक है जी, ये बैरियर टाउन है, ये बैरियर टाउन है, ये बैरियर टाउन है, ये सारा बैरियर टाउन है। तो आई होप के आपको थोड़ा सा क्रक्स समझ आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ये येलो लाइन के अंदर अंदर जितना ये होता है ना, ये वाला, ये सारा, ये जितनी येलो लाइन खींची हुई है, इस जितनी आउटलाइन है, ये जितनी आउटलाइन है, ये देखो ये सारी, ये सारी जितनी आउटलाइन है, ये इसके अंदर ये सारा जो है ना, ये जॉइंट कैविटी है, और ये जो क्रूशिएट लिगामेंट है ना, ये बाहर रह गई है। ठीक है, आई होप के कुछ आप लोगों को इसका पता, थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि जॉइंट कैविटी क्या चीज है। यहाँ पे ये देखो, ये रेड, ये क्रूशिएट लिगामेंट्स ये बाहर रह गए हैं। जॉइंट कैविटी इस लाइन के अंदर अंदर है, स्पिंक लाइन के अंदर अंदर सारी जॉइंट कैविटी, ये अंदर, जिसकी ये मेनिस्काई भी इस जॉइंट कैविटी के अंदर है,
सिर्फ क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो उसके बाहर रहेंगे। ठीक है, तो अब फिर हमने ये देखा था कल कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लिगामेंट है लैटरल साइड से मीडियल कोलैटरल है और ये टिबियल कोलैटरल है, मीडियल साइड से लैटरल कोलैटरल लिगामेंट का बैंड नजर आ रहा है। और मीडियल कोलैटरल जो है वो क्या होता है, इसके डीप फाइबर्स इसके साथ किसके साथ अटैच्ड होते हैं, मीडियल मेनिस्कस के फर्मली अटैच्ड होते हैं। अब इसकी वजह से जब भी मीडियल कोलैटरल डैमेज होगा ना तो साथ ये फाइबर्स इधर अटैच्ड हैं, तो देयर आर चांसेस, मोर चांसेस के आपका मीडियल मेनिस्कस जो है ये भी डैमेज हो जाए, इससे ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। इसलिए आपको ये एमसीक्यू आ सकता है या आपको वो ऐसे में पूछ सकता है कि दोनों मेनिस्काई में से ज्यादा कौन सा डैमेज होता है, उसकी वजह क्या है। ज्यादा डैमेज होता है मीडियल मेनिस्कस, नॉट लैटरल। क्यों कि मीडियल मेनिस्कस के, ये मीडियल मेनिस्कस जो है ये आपका फीमर है, ये टिबिया है, ये इनके मेनिस्काएं हैं, और ये कौन सा व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है और फ्लेक्स नहीं है। तो वो क्योंकि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या टिबियल कोलैटरल एक ही लिगामेंट के दो नाम है, इसके डीप फाइबर्स अटैच्ड होते हैं with your this meniscus, so that is reason कि इसके चांसेस मीडियल मेनिस्कस के ज्यादा होते हैं डैमेज होने के ड्यूरिंग इंजरी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने ये देखा था ये जो दो वो क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं विद इन द नी जॉइंट, ये नी जॉइंट के अंदर होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर होते हैं, बट एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कैविटी, ये जॉइंट कैविटी के तो बाहर होते हैं लेकिन उसके अंदर होते हैं, नी क्या कहते हैं, नी जॉइंट के अंदर होते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। Why these are called cruciate ligament? They are shaped like letter X, alphabet X. कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये पोस्टीरियर है, और इस जगह पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे ये दे कैन ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, वाइंड और अनवाइंड कर जाते हैं एक दूसरे के, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, हमने बेसिकली आज स्टार्ट में थी कुछ चीजें, और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज मूवमेंट से भी पहले मैं एक और चीज करवाना चाहता हूँ, एंड दैट इज बर्सा। ठीक है जी, बर्सा ऑफ द नी जॉइंट। बर्सा क्या होते हैं, ये देखो, ये आपको ये ब्लू ब्लू ग्रे ग्रे किस्म के स्ट्रक्चर्स ये नजर आ रहा है। ठीक है जी, फिर उसके नजर आ रहा है बर्सा, फिर ये बर्सा पर ब्लू कलर का, ये बर्सा है, फिर ये देखो यहाँ पे बर्सा डीप टू द टेंडन, जो टेंडन है, टेंडन के आगे करके पड़ा हुआ है जिसको वो दिखा नहीं सकता था, इसलिए उसने यहाँ पे डैश लाइन के डॉटेड लाइन के फॉर्म दिखा दिया आपको, ये बताने के लिए कि ये जो ब्रोकन लाइन है ये एक्चुअली बर्सा है जो कि टेंडन के आगे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब बर्सा होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, बर्सा एक लैटिन ओरिजिन का वर्ड है। बर्सा मीन्स पर्स, जिस तरह फीमेल लड़कियां अपने पर्स कैरी करती हैं, उसके अंदर अपनी बिलोंगिंग्स रखती हैं, चीजें रखते हैं, कब का सामान, पर्स और पैसे ऐसे रख लिया। ठीक है जी, तो बर्सा वर्ड का मतलब होता है पर्स। तो ये है क्या, इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्लोज सैक है, ये देखो डबल लेयर्ड। व्हेन आई एम सेइंग डबल लेयर्ड, सो इट मींस दैट ये देखो, ये डबल लेयर्ड। सर मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना था, ये देखो, एक लेयर ये है और एक ये है, और ये क्लोज्ड सैक है, कुशन सा आप समझ लो। जिस तरह वो नहीं होता, आपने घरों में देखा होगा अक्सर, बड़े बुजुर्ग जब सर्दियों में क्या करते हैं कि एक हॉट बॉटल होती है, रबर की, मिल जाती है बाजार, उसमें गर्म पानी डाल के उसको बंद करके उसको कैप लगा के अपनी कमर के रख लेते हैं, या ये हॉट वाटर। अच्छा, ये बर्सा का फंक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है? बर्सा हर उस जगह पे होता है जहां पे स्किन या मसल जो है ना वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद बोन आ रहा हो। ठीक है, मैं इस डायग्राम को, ये देखो, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बर्सा बेस। ये देखो फॉर एग्जांपल, ये टेंडन इसने काट दिए मसल के, ये आपके पास दो टेंडन गैस्ट्रोक्नीमियस के, एक मीडियल हेड है और ये जो लैटरल हेड है, मीडियल हेड और नीचे बोन है, उनके दरमियान बर्सा आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये बर्सा आ गया, ये देखो, ये लेगामेंट है, लेगामेंट और बोन के दरमियान में ये बर्सा आ गया। ठीक है जी, ये फिर मसल है, मसल
और नीचे बोन के बीच में ये बरसा आ गया। सो बरसा हर जगह पे आता है जहां पे स्किन, टेंडन, लिगामेंट, बोन के साथ, क्योंकि टेंडन ने मूव करना होता है, स्किन ने मूव करना होता है ऊपर, और उसके अलावा लिगामेंट्स मूव करते हैं ड्यूरिंग मूव से बात ये कि वो स्ट्रेच तो होते हैं ना, स्ट्रेच रिलैक्स ड्यूरिंग मूव ऑफ एनी जॉइंट। तो वहां पे बरसा ताकि अब देखो ये मसल जब मूव करेगा तो ये मसल को नीचे बरसा आ गया, ताकि इस बरसा के अंदर क्या है, इसके अंदर थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड है। कि कैसे एक्शन कर रहा है, इसके अंदर एक थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड है, और जो कि प्रिवेंट कर रहा है इसको फ्रॉम, अब ये देखो, ये एंटीरियर व्यू देखो, ये देखो ये बरसा आ गया, ठीक है, ये बरसा था, ये बरसा। तो अभी हम, अच्छा, अब हमारे पास बरसाज कौन कौन से हैं नी जॉइंट के स्पेसिफिकली। एक तो हम सबसे पहले ये देख लिए कि बरसा है क्या, ठीक जी, उसका एक्शन क्या होता है, और बरसा हमारे पास कौन कौन से आते हैं, ठीक है। ये अब ये जो बताया था कि ये देखो ना, एक मिनट में आपको दोबारा दिखा दूं। ये देखो, ये एक लेयर स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ये जो है ना, यहाँ इसके अंदर जो इसकी कैविटी है, इसकी कैविटी, इसके अंदर एक हल्की सी फिल्म ऑफ फ्लूइड, जब मैं कह रहा हूं तो फिल्म ऑफ फ्लूइड का मतलब एक लेयर है, ठीक है। तो अब हमारे नी जॉइंट के अराउंड स्पेसिफिकली कौन कौन से, पहले तो हमने बरसा का एज ये पता किया कि बरसा है क्या, उसका एक्शन क्या, उसका फंक्शन क्या। अब हम देख रहे हैं कि नी जॉइंट के इर्द गिर्द कौन से बरसा है। तो नी जॉइंट हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट बरसास हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द नी जॉइंट बरसा अराउंड द नी जॉइंट, और विच बरसा एक्चुअली कम्युनिकेट विद द कैविटी ऑफ द नी जॉइंट। तो सबसे पहले जो बरसा आपने याद रखना है वो है प्री, ये देखो ये पटेला बोन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका पटेला बोन है, और ये क्या है, ये उसकी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर सरफेस है, जिसने फीमर के साथ, ये फीमर का लोअर एंड है, ये फीमर के ऊपर जो है ना आर्टिकुलर कार्टिलेज है। तो ये पटेला बोन है, पटेला बोन के सामने बिल्कुल ये सामने पास एक बरसा आ गया, ठीक है जी। अब ये बरसा और इसके आगे स्किन, तो ये बरसा किस लिए है, ताकि स्किन जब नी जॉइंट के ऊपर घुटने के साथ जो स्किन होती है वो डायरेक्ट पटेला बोन के ऊपर रगड़ ना खाए, इसलिए बीच में ये बरसा आ गया। तो इस बरसा का नाम क्या होगा, इस बरसा का नाम है सबक्यूटेनियस, यानी कि इस सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे, इसके आगे स्किन होगी ना, प्री पटेलर बरसा, कि पटेला के सामने वाला सबक्यूटेनियस बरसा, ठीक है। तो हमने कौन सा एक बरसा देखा, सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बरसा। अच्छा जी, अब उसके बाद ये कौन सा व्यू है, ये सैजिटल व्यू है, और आप सैजिटल व्यू में नी जॉइंट को देख रहे हो। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, प्री पटेलर सबक्यूटेनियस बरसा। अच्छा जी, अब उसके बाद नीचे आ जाए तो ये लिगामेंटम पटेले आ जाता है, लिगामेंटम पटेले, ठीक है जी, जो कि टिबियल टिब्रोस्टी पे जाके अटैच हो जाता है, एंड दिस इज टिबियल टिब्रोस्टी। ये पटेला के उससे शुरू होता है, ये पटेला का आप सैजिटल व्यू देख रहे हो, पटेला के इंफीरियर एंड से शुरू होता है और आके सीधा टिबियल टिब्रोस्टी पे अटैच हो जाता है। तो अब एक तो आपने बरसा देख लिया प्री पटेलर सबक्यूटेनियस ये, और दूसरा अब है सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बरसा, यानी कि इस पटेला बोन के नीचे लेकिन सबक्यूटेनियस। तो आपने दो बरसा देख लिए, प्री सबक्यूटेनियस प्री पटेलर और सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर। अच्छा जी, अब एक और बरसा आपको नजर आ रहा है, वो है वो लिगामेंटम पटी, ये, और उसके बाद अंडरलाइन टिबिया के दरमियान ये वाला बरसा। ये भी देखो एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक क्लोज सैक है, ये बंद सैक है, एक कुशन था, और इसके अंदर थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड है। और ये कौन सा है, डीप सब टेंडिनियस इंफ्रापटेलर बरसा, यानी डीप इसलिए कि इस वाले की निस्बत ये डीप है, ठीक है जी। और सब टेंडिनियस इसलिए कि ये जो टेंडन है पटेलर लिगामेंट का नीचे है, ठीक है जी। और उसके बाद इंफ्रा पटेलर इसलिए कि पटेला के नीचे। तो हमने कितने तीन बरसास देख लिए, प्री पटेलर, सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर, डीप सब टेंडिनियस इंफ्रा पटेलर बर्स, ठीक है जी। अब इसके अलावा एक और बरसा है जो कि आप यहाँ पे देखो, अब ये थोड़ा सा बरसा डिफरेंट हो गया, एंड दैट इज सुप्रापटेलर। ये आप इसको गौर से देखो, ये रेड लाइन को देखो, ये साइनोवियल लेयर थी ना, फाइब्रस लेयर है कैप्सूल की,
और उसके अंदर ये साइनोवियल लेयर है रेड कलर की, ठीक है जी, ये साइनोवियल लेयर है ये वाली, ठीक है। अब इधर यहाँ पे आप ये देखो कि ये रेड लाइन ऊपर भी जा रही है, यानी कि इस बात का मतलब ये है कि ये जो सब पटेलर बता है, ये इसको क्या बोल रहे हैं, सुप्रा पटेलर, क्यों, क्योंकि ये पटेलर इसके ऊपर, ठीक है, ये सुप्रा पटेलर बर्सा है, बर्सा। अच्छा, ये बर्सा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखो ये इसके अंदर ये इसकी डबल लेयर है, एक लेयर ये है, ये ऊपर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है और ये वापस नीचे आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, ये ब्लैक कलर का जो एरिया नजर आ रहा है, ये इसकी ये इसकी कैविटी है बरसा की। लेकिन इसकी कैविटी की खास बात ये है, ये देखो ये नी जॉइंट की कैविटी के साथ ये कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक। ये देखो ये जो नी जॉइंट की कैविटी है, ये वाली ये देखो, ये लैटरल व्यू से आप, ठीक है, ये नी जॉइंट की वो कैविटी है, और ये देखो ये ऊपर जाके ये सुप्रा पटेलर बर्सा की कैविटी के साथ कॉन्टिन्यूस हो गई है, ठीक। अब इस बात का मतलब ये है, अगर किसी वजह से यहाँ नी जॉइंट का कोई इन्फेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे नी में फ्यूजन हो जाएगी, फ्यूजन ये है कि ये आपका नेवल फ्लूइड जो है, ये मेम्ब्रेन किसी इन्फेक्शन की वजह की उसमें ज्यादा बनाना शुरू कर देगी, तो वो फ्लूइड जो है वो इस कैविटी के साथ साथ यहाँ ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है, इसके अंदर भी। तो यहाँ पे आपको लोअर आपको पार्ट ऑफ थाई में यहाँ पे आपको स्वेलिंग सी नजर आएगी, ठीक है, या फुलनेस मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अंदर कोई प्रेशर अंदर प्रोड्यूस हुआ है और वो जॉइंट जो फ्लूइड है वो इधर भी आ गया। अच्छा, इस बात का एक और भी मतलब है कि अगर यहाँ पे पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाए लोअर पार्ट ऑफ थाई में, पेनिट्रेटिंग इंजरी से मुराद ये है कि कोई कील लग गया, कोई ऐसी लग गई जिसने सुराख कर दिया, और वो जो है ना, तो जाहिर बात स्किन ब्रीच होगी, स्किन ब्रीच हो गई। अगर फॉर एग्जांपल कोई थ्रेड चीज थी, कोई आयरन रॉड का कोई पीस लग गया, कुछ भी ऐसी उसको इंजरी हुई है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया जो है वो सुप्रा पटेलर बर्सा में एंटर हो गया। अगर बैक्टीरिया सुप्रा पटेलर बर्सा में एंटर हो गया तो वो आराम से जॉइंट कैविटी में भी आ सकता है, इस जॉइंट कैविटी में भी। यानी कि इसका अगर इंफेक्शन होगा ना इस बर्सा का, तो वो इट वुड आल्सो रिजल्ट इन इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट कैविटी, ठीक है। ये दोबारा आप सुनो कि हमने जितने बर्सास पढ़े, प्री पटेलर, इंफ्रा पटेलर, डीप सबटेंडिनियस और सुप्रा पटेलर, ये वाला, ये इस सुप्रा पटेलर बर्सा की जो खास बात ये है कि ये क्या करता है, ये जॉइंट कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो ये जॉइंट कैविटी है नी जॉइंट की, ये जॉइंट कैविटी है नी जॉइंट की, ये कि जॉइंट कैविटी क्या होती है, दो बोन्स के बीच में जो स्पेस होती है जॉइंट कैविटी। और ये क्या है, ये मेनिस्कस है जो कि आपको कट सेक्शन में नजर आ रहा है, वेज शेप, बाहर से थिक अंदर से नैरो, ठीक है जी। तो ये जॉइंट की जो कैविटी है ये वाली, ये कॉन्टिन्यूस हो गया विद योर सुप्रापटेलर बर्सा। तो इसलिए यहाँ का कोई इन्फेक्शन जो भी होगा सुप्रापटेलर बर्सा का, वो जॉइंट कैविटी में आ जाएगा। और जॉइंट कैविटी का जो भी प्रॉब्लम होगा, फॉर एग्जांपल हीमार्थ्रोसिस क्या होता है कि जब ब्लड कलेक्ट हो जाए, ठीक है जी, जॉइंट कैविटी में जमा हो जाए, और उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन क्या होती है कि फ्लूइड जो है वो इसमें इकट्ठा हो गया, वो यहाँ नहीं, इस सुप्रापटेलर बर्सा में भी चला जाएगा, ये भी स्वेल कर जाएगा। अच्छा, अब एक और बात जो वो गौर करने वाली है, वो ये देखो कि ये एक आपको एक नजर आ रहा है, ये देखो ये एक मसल नजर आ रहा है, ठीक है। इस मसल का नाम क्या है, आर्टिकुलरिस जीनू मसल। ये इस बर्सा के साथ अटैच्ड है, ये लाइन के साथ। अब मैं इसी जॉइंट को आपको ये दिखाता हूँ, देखो ये आर्टिकुलरिस जीनू मसल है, ये किसके नीचे है, ये जो आपका क्वाड्रिसेप मसल्स जो होते हैं ना, उनमें जो वास्टस इंटरमीडियस होता है उसके भी नीचे, ठीक है जी, आर्टिकुलरिस जीनू मसल, ये छोटा सा मसल होता है बिल्कुल। और इस इंफीरियरली ये कहाँ पे उसके साथ अटैच्ड है, ये बर्सा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये नी जॉइंट की जो है ना, ये बर्सा है सुप्रापटेलर, इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये आप फ्रंट व्यू से देख रहे हो उसको, और इसी डायग्राम को ये आप
लैटरल व्यू से देख रहे हो, ये क्या करता है, जब आप नी जॉइंट को एक्सटेंड करते हो तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस बरसा को ऊपर खींच लेता है ताकि ये बरसा पटेला और इसके बीच में ना आ जाए। ठीक है जी, तो आर्टिकुलरिस जीनू मसल का ये काम होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें जो हैं ये आपको बेटा गौर से देखनी पड़ेंगी। इसके बाद फिर आपको ये देखो ये छोटा सा और ये प्रेजेंट काम पे, ये देखो ये उसके ऊपर क्वाड्रिसेप्स मसल के वो मसल्स हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ। अब ये तो था एंटीरियरली, अब पोस्टीरियरली कौन कौन से बर्स हैं ये देखो। ये आपके पास क्या आ गया, ये जो आपके पास जो है आपका गैस्ट्रोक्नीमियस के लैटरल हेड उनके नीचे है, ये मीडियल हेड उनके नीचे ये बर्स है। ठीक है, ताकि ये टेंडन डायरेक्टली नीचे अंडरलाइन बोन से वो करे। फिर उसके अलावा सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के टेंडन नीचे। उसके अलावा फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट एंड इट्स सबटेंडिनस बर्सा, ये फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट और बोन के बीच में ये एक बर्सा आ गया। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये बाइसेप्स फेमोरस टेंडन एंड बर्सा बीनीथ इट, ये बाइसेप्स फेमोरस टेंडन है, ये उसके नीचे का बर्सा है। ठीक है, तो ये आपको इसी तरह ही चीज़ों को जो है वो आपको याद करना है और अंडरस्टैंड करना है। अब ये देखो ये लैटरल से पहले ये देखो, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये वो 3 मसल्स हैं, वी आर कॉल्ड गायरोप मसल्स। ठीक है जी, कौन कौन से पेसेंस एरिनस बोलते हैं इसको। ये ऊपर से 3 मसल्स आ रहे हैं, टेंडनोसिस, ग्रासिलिस और सेमीपेसोरियस। ये 3 मसल जो है ना ये लैटरल साइड ऑफ द टिबिया पे आगे अटैच्ड हो रहे हैं। इसको बोलते हैं पेसेंस एरिनस। पेस बोलते हैं फुट को, एंड सेरिनस बोलते हैं मुझे सुना नहीं थी वो बर्ड, मुर्गाबी, बतख। इनका इनका पाँव देखा कभी, इनका मुर्गाबी या बतख पाँव कैसा होता है, 3 डिजिट्स होती हैं और डिजिट्स के दरमियान में वेब होती है। तो इसकी अगर आप शेप देखो जैसा लगता है मुर्गाबी का या बतख का पाँव है। तो इस वजह से इन मसल को गायर मसल्स भी बोलते हैं। तो इसमें ये कौन से 3 मसल्स आते हैं, सेमी टेंडनोस आता है, ग्रासिलिस आता है और सार्टोरियस आता है। ये तीनों डिफरेंट उसके मसल्स हैं, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट का, एक मीडियल कंपार्टमेंट का, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का। इनके टेंडन्स के नीचे ये एक बरसा आ गया, ये लैटरल साइड से आ गया। ठीक है जी, और उसके अलावा ये देखो ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, उसके नीचे एक बरसा। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये लैटरल साइड से आपके पास इलियोटिबियल ट्रैक्ट है, उसके नीचे बरसा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस बरसा को इन डायग्राम से देख लो, कि आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से, इसमें सारे ना भी याद हो तो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने कभी नहीं भूलने हैं। ठीक है जी, और वो कौन कौन से हैं, वो एक ये देखो ये प्रीपेलर, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है सुप्रापेटालर बर्सा। सुप्रापेटालर बर्सा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कैविटी नी जॉइंट की कैविटी के साथ कॉन्टिन्यूस है, ये आपको इसलिए याद होगा। ठीक है जी, इसमें जब भी इन्फेक्शन होगा, कोई पेनिट्रेटिंग वुंड होगा, इंजरी होगी, ठीक है, तो उसका बैक्टीरिया वहां से या फॉरेन बॉडी जो भी है वहां से नी जॉइंट के अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, दिस वाज अबाउट बरसा की मैंने डिफरेंट टाइप्स और डिटेल्स इसमें स्लाइड ऐड कर दिया। ठीक है जी, और ये आप यहाँ से देख लेना सुप्रापट बरसा। ठीक है जी, इसकी ये देखो बिटवीन फीमर एंड क्वाड्रिसेप्स मसल्स कम्युनिकेट्स विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट कैविटी। वही 2 बात जो मैंने आपको बताई हैं वो इसमें लिखी। वो ये कह रहा है कि ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, उनका लैटरल व्यू उसके नीचे ये होता है लोअर पार्ट ऑफ थाई में। ठीक है जी, और उसके बाद इसकी जॉइंट कैविटी ऑफ द नी जॉइंट के साथ वो है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये स्लाइड आपने यहाँ से तैयार कर लेनी है। अच्छा जी, ये देखो फॉर एग्जांपल ये प्री पेटेलर सबक्यूटेनियस, ये इंफ्रापेटेलर सबक्यूटेनियस, और ये लिगामेंटम पेटेली ग्रीन में, और उसके बाद ये सब टेंडेनियस डीप डीप जो है ना वो इंफ्रापेटेलर, और ये जो है ना ये सुप्रापेटेलर बर्स ऊपर गया हुआ है। ये देखो ये घूम के इसकी जॉइंट कैविटी, ये देखो ये नी जॉइंट की कैविटी के साथ कॉन्टिन्यूस बाकी के बर्स। अच्छा जी, फिर इसके अलावा ये देखो ये आपके पास आ गया क्वाड्रिसेप मसल, ये वास्टस मीडियलिस है, ये लेटरालिस है, ये इंटरमीडियस है, ये आर्टिकुलरिस जीनस है, इंटरमीडियस के भी नीचे है आर्टिकुलरिस जीनस। अच्छा जी, उसके अलावा अभी यहाँ पे हमने आज बरसा कर लिया, अब मैं इसकी हम करते हैं मूवमेंट।
मूवमेंट जो है ये इसमें मैंने लिख दिया है, इस पे ये कौन सा हिंज वैरायटी का जॉइंट होता है, और इस पे मेन मूवमेंट जो होती है वो कौन सी होती है, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन होती है। अब हम देखते हैं ये किस तरह। देखो जब नी बैंड हो जाएगा, थाई और लेग के बीच में एंगल कम हो जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। और उसके बाद जब थाई और लेग के दरमियान में एंगल बढ़ जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक है जी, तो ये एंटीरियर वाले मसल्स हैं विच आर कॉल्ड क्वाड्रिसेप मसल। ये क्या कर रहे हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल तो ये इस नी लेग को अपनी तरफ पुल करेंगे, एज अ रिजल्ट लेग एक्सटेंड हो जाएगी। इसी वजह से क्वाड्रिसेप मसल जो है वो एक्सटेंसर्स ऑफ द लेग हैं। ठीक है जी, एक्सटेंसर्स ऑफ लेग हैं। ये देखो एक्सटेंशन मेनली क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल असिस्टेड बाय टेंसर फेशियल लैटी मसल। अच्छा जी, अब फ्लेक्शन बाइसेप फेमोरिस एंड सेमीटेंडर। अब फ्लेक्शन कौन करता है, फ्लेक्शन ये देखो ये बैक थाई के मसल्स हैं, ये आके इधर टिबिया पे अटैच होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मसल इस टिबिया को अपनी तरफ पुल करेंगे तो एज अ रिजल्ट फ्लेक्शन हो जाएगी। तो उसमें वो उसने आपको बता दिया कि कौन से मसल फ्लेक्शन कर रहे हैं बाइसेप फेमोरिस और सेमीटेंडिनस असिस्टेड बाय sartorius gracilis and popliteus। ना ये तो बड़ी सिंपल मूवमेंट। अब इसके अलावा कुछ मूवमेंट्स होती हैं। ये आपको टिबिया बोन नजर आ रही है, ठीक है, और इस टिबिया बोन के बिल्कुल वर्टिकल उसमें से एक एक्सेस पास कर रहा है। एक्सेस क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। अब उसके अराउंड मूवमेंट हो रही है, देखो दैट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे अगर ये फुट अगर इस पोजीशन में होगा जी, पहले वाला फुट है तो लैटरल रोटेशन है, और फुट अगर अंदर की तरफ आप घुमाओगे तो दिस इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन। सो लैटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन, जब फुट जो है वो घूम रहा है अलोंग दिस वर्टिकल एक्सिस, अराउंड दिस वर्टिकल एक्सिस, फुट जो है वो घूम रहा है, तो इसमें लेग में फिर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के अलावा नी जॉइंट के ऊपर मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन की भी दो मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नाउ एक बड़ी, अब ये फॉर एग्जांपल आपने इसको देखना, फीमर जो है ना वो टिबिया के ऊपर जब वर्ड रोटेट करेगी तो दिस इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन। एरो की डायरेक्शन देखो, ठीक है, ये एरो की डायरेक्शन देखो, मीडियल रोटेशन। फीमर जो रोटेट कर रही है ऑन द टिबियल प्लेटू, दिस इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन। और अगर यही फीमर टिबियल प्लेटू के ऊपर बाहर को रोटेट कर रही है, देखो ये मूवमेंट को देखो, मैंने इसको रोटेशन बनाई हुई है, दिस इज कॉल्ड लैटरल रोटेशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन आप समझिए। अच्छा जी, अब ये मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन हो गई। अब नी जॉइंट के ऊपर के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, उसको होम स्क्रू मैकेनिज्म बोलते हैं, या फिर उसको कहते हैं कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट जी। अब लॉकिंग और अनलॉकिंग क्या होती है, ये देखो, ये येलो कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, और ये ब्लू कलर की वो नजर आ रही है, ये रोटेशन मैंने शो की हुई है। इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड ये जब रोटेशन हो रही है तो अब ये देखो ये मीडियली रोटेट कर रहा है, फीमर मीडिया के ऊपर यूं घूमेगी फीमर इस तरीके से कि दिस इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन। ठीक है, तो जब आपकी जो टिबिया की प्लेटू के ऊपर, टिबिया के ऊपर फीमर मीडियली रोटेट करे तो नी जॉइंट जो होता है ना वो लॉक हो जाता है। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि जब आप बैठ के खड़े हो रहे होते हो और आप फ्लेक्शन से एक्सटेंशन हो रही होती है, तो जब बिल्कुल फाइनल एक्सटेंशन हो जाता है ना, तो उसके बाद ये आपका नी जॉइंट जो है वो टिबियल प्लेटू के ऊपर रोटेट करता है, ऊपर हल्का सा रोटेट करता है, और वहां पे नी जाके जो है ना वो लॉक हो जाता है। लॉक से मुराद ये है कि अब वो जो उसके जो मसल्स जितने भी हैं उसके ऊपर, अब ये कौन कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये देखो ये ये देखो, ये वास्टस मीडियालिस मसल जो है ये क्या करता है, ये लॉकिंग करता है। ठीक है, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये मीडियली रोटेट करवाता है, ये मैंने लिखी हुई है सारी चीजें। अच्छा दोबारा देखो, ये टिबियल प्लेटू है, ये फीमर है, और फीमर एक वर्टिकल एक्सिस ये येलो कलर की लाइन के अराउंड मीडियली रोटेट कर रहा है। ठीक है जी, और मीडियली
ये कब होती है रोटेशन? कि जब आप नी जॉइंट को फ्लेक्शन से एक्सटेंड कर रहे होते हो, ठीक है। यानी कि आप पहले बैठे हुए थे किसी कुर्सी के ऊपर, आप खड़े हो रहे हो, जारी बात है, तो आप जब बैठे हुए थे तो आपकी फीमर जो थी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी और आपकी टिबिया जो थी वो वर्टिकल प्लेन में थी। लेकिन जब आप खड़े हो रहे हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक कॉलम की सूरत में, मतलब के टिबिया के ऊपर फीमर जो है, ये जो है ना, ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के वर्टिकल हो जाएंगी। तो उसमें क्या होता है कि फाइनली जो आप जब एक्सटेंशन हो रही होती है तो नी जॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, फीमर जो है वो मीडियली रोटेट करता है अराउंड अ वर्टिकल एक्सेस, ठीक है जी। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉकिंग। और लॉकिंग कौन करता है? ये आपका करता है वास्टस मीडियालिस। ये वास्टस मीडियालिस लॉकिंग करता है, ठीक है जी। अब आपका नी जॉइंट लॉक हो गया है, अब लॉक हो गया और आप बिल्कुल स्ट्रेट करोगे। तो अब इस केस में ये है कि अब आपकी पूरी लेग एज अ कॉलम एक्ट, ठीक है, क्योंकि फीमर और टिबिया दोनों एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली, टिबिया के ऊपर फीमर वर्टिकली खड़ी हो गई है, ठीक है। तो अब ये मसल्स आपके थाई के मसल्स, लेग के मसल्स आपके रिलैक्स। लेकिन अब आपने दोबारा जब जो है ना वो फ्लेक्शन करनी है, दोबारा बैठना है, तो जब तक आप अनलॉकिंग नहीं करोगे तो ये दोबारा मतलब कि आप फ्लेक्शन नहीं कर सकते। अनलॉकिंग क्या? अब अनलॉकिंग में आपको समझाता हूँ, ये देखो, अब वही वर्टिकल एक्सिस है। अब पहले यू, इसमें ये देखो, पहले एरो की डायरेक्शन देखो, ठीक है जी। अब ये वापस इसने जो मीडियल रोटेट हुआ था, इसने वापस लैटरल रोटेट होना है, ठीक है। और ये लैटरल रोटेट कौन करता है? लैटरल रोटेट करेगा ये पॉप्लिटियस मसल, ठीक है, दिस पॉप्लिटियस मसल। ये क्या करेगा? ये यहाँ पे अटैच्ड है, किस जगह पे अटैच्ड है? लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द, लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, ठीक है। अब आप खुद देखो, और नीचे टिबिया पे अटैच्ड है सोलियर लाइन। और ये अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट, ये ओरिजिन है मसल की, ये इंसर्शन है, तो ये इस टिबिया को अपनी तरफ पुल, फीमर को अपनी तरफ पुल करेगा। फीमर को पुल करेगा तो फीमर जो है वो टिबियल प्लेटू के ऊपर लैटरली रोटेट करेगी, और जब लैटरली रोटेट करेगी तो जो लॉक हुआ था नहीं, वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म है, आप इसको पढ़ना ना समझ तो फिर मैं इसके लिए अलग से एक स्पेशल मुझे वीडियो करके डालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो लॉकिंग होती है और अनलॉकिंग होती है नी जॉइंट के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद कल हमने थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी क्लिनिकल में, और वो ये थी कि फॉर एग्जांपल ये देखो नी जॉइंट है, और लैटरल साइड से, क्योंकि ये सबसे मोबाइल जॉइंट होता है, उसका मैंने बताया था बॉडी का नी जॉइंट, क्योंकि इसमें वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, हर चीज में, क्लाइंबिंग, हर चीज में तो ये स्मॉल होता है नी जॉइंट, ठीक है जी। सिटिंग, और तो इस वजह से आर वेरी चांसेस के ये इसको इंजरी भी ज्यादा होती है, स्पोर्ट्स इंजरी हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वो आइस हॉकी की वो हॉकी पक जो है, या कोई भी ऐसी गाड़ी का बम्पर यहाँ पे आके लगा है लैटरल साइड से नी जॉइंट को, तो वो जब लैटरल साइड से आगे लगा है फोर्स, तो उसने क्या किया है कि यहाँ से मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, टिबियल कोलैटरल, और साथ में मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के साथ क्या चीज जुड़ी हुई थी? मीडियल मेनिस्कस जुड़ा हुआ था और एंटीरियर क्रूशिएट। तो ये एक खास स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इंजरी, पैटर्न ऑफ इंजरी व्हेन वी से, इट मींस दैट कि मीडियल कोलैटरल और मीडियल मेनिस्कस और उसके अलावा जो आपका एंटीरियर क्रूशिएट, जब ये तीनों इकट्ठे डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अनहैप्पी ट्रायड, अनहैप्पी ट्रायड बोलते हैं। वैसे ये मैंने इंडिपेंडेंटली भी डैमेज हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखो, ये कोलैटरल डैमेज हो गया, ये देखो फोर्स यहाँ से आई, ये क्या था? पांव जमीन के ऊपर फिक्स था और ऊपर ट्विस्ट हो गया, ठीक है जी। और इसकी वजह से ये मीडियल कोलैटरल और एंटीरियर क्रूशिएट नंबर 1 पे, मीडियल कोलैटरल, ये मीडियल, उसके बाद मीडियल मेनिस, ये तीन चीजें जब ये तीनों इकट्ठे एक साथ डैमेज हो जाएंगी तो इसको क्या बोलेंगे? अनहैप्पी ट्रायड। तो फिर आपको मैंने ये भी तो बताया था कि क्योंकि ये मीडियल जो है आपका कोलैटरल है, इसके डीप फाइबर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय मींस ऑफ दिस मीडियल मेनिस्कस। तो इस वजह से देयर आर चांस कि ये जो है आपका मीडियल मेनिस्कस ज्यादा डैमेज होता है एज कम्पेयर टू द लैटरल मेनिस्कस।
ठीक है जी। और उसके अलावा एंटीरियर क्रूशिएट भी ज्यादा डैमेज होता है एज कंपेयर टू पोस्टीरियर क्रूशिएट, ठीक है। और इसी अब इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होती हैं, जिस तरह फुटबॉल है, आपका अमेरिकन फुटबॉल वगैरह है, इस किस्म की जितनी भी गेम है, देखो फुट जो है, ये देखो ये फिक्स्ड था जमीन के ऊपर, फिक्स्ड फुट, और ऊपर ट्विस्टिंग मोशन इस तरीके से होगी कि ये नी जॉइंट के ऊपर स्प्रेन आ गया और मीडियल कोलैटरल, एंटीरियर क्रूशिएट और मीडियल मेनिस्कस इनमें एक साथ डैमेज हो गए, और इस कंडीशन को बोलते हैं अनहैप्पी ट्राइड ऑफ द नी जॉइंट। अनहैप्पी ट्राइड भी आपसे पूछा जाता है, आपसे ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाए कि अनहैप्पी ट्राइड क्या है, तो इसमें आपने ये बताना है कि अनहैप्पी ट्राइड में फिक्स्ड होगा, ऊपर ट्विस्टिंग मोशन होगी बॉडी की, और जिसकी वजह से मीडियल लैटरल, एंटीरियर क्रूशिएट और मीडियल मेनिस्कस ये तीनों डैमेज जाते हैं, तो इसको अनहैप्पी ट्राइड बोलते हैं। और मीडियल मेनिस्कस बॉडी में ज्यादा डैमेज होता है, ये नी जॉइंट की इंजरीज हैं। अच्छा, तो अब आप किसी को वो हो गया उसको डैमेज हो गया, उसके एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट को कैसे हम चेक करते हैं? एग्जामिनर क्या करता है, पेशेंट को जो है वो लिटाता है, और उसके बाद ये देखो लेग को इसने, एक लेग को उसने किस तरीके से, ये सिर्फ एक लेग को जिसको वो चेक कर रहा है उसको पकड़ा हुआ दोनों हाथों से, और उसको क्या कर रहा है, सामने की तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। Examination of a patient with ruptured anterior cruciate ligament shows that tibia can pull excessively forward, और हमें पता है कि cruciate ligament जो टिबिया और फिबुला को आपस में जोड़ते हैं, अगर इससे एक भी कोई डैमेज होगा तो ये नी जॉइंट मूव कर जाएगी ज्यादा, क्योंकि नीचे फीमर तो फिक्स्ड है, तो ये अपर एंड टिबिया वुड बी पुल्ड और टुवर्ड्स द एग्जामिनर, जिस तरह आप ड्रॉर खींचते हो, क्या कहते हैं, दराज जो होती है साइड टेबल के साथ, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर ड्रॉर साइन। तो टिबिया सिरक के आ जाएगी, क्योंकि वो जो बीच में इनका आपस में एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट ने टिबिया और वो फीमर को आपस में जोड़ा हुआ है, तो वो जो है ना रप्चर हो गया, तो टिबिया जो है ना वो आगे को टुवर्ड्स द एग्जामिनर मूव करेगी, ऑन द फीमर रोल आउट कर जाएगी, जिसको कॉल्ड एंटीरियर ड्रॉर साइन। इसी तरह आपने जब पोस्टीरियर उसको चेक करना हो क्रूशियल लिगामेंट को, तो आप उसी लेग को पकड़ के अंदर को उसको पुश पुल करते हैं, इस को देखो डायरेक्शन को, तो टिबिया जो है वो फिक्स्ड फीमर के नीचे पोस्टीरियरली मूव हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर ड्रॉर साइन। तो एंटीरियर ड्रॉर साइन एंड पोस्टीरियर ड्रॉर साइंस इनको बोलते हैं, या भी बुक में लिखी हैं चीजें। अब उसके अलावा जो है ये आप देखो, आपका जीनू वेलगम, जीनू वैरम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा वो है, कॉन्सेप्ट है, और बिना दैट कि ये देखो, ये इसको आप ये समझ लो, टिबिया बॉडी में जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पड़ी हुई होती है लेग, जबकि फीमर हमने डे वन हमने जो मैंने मेरे बैच में जो हमने लेक्चर किया था, उसको याद होगा कि फिबुला जो फीमर जो है ना वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है थाई में, ठीक है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है, और ये वर्टिकल प्लेस्ड होती है। तो अब आप देखो कि एक एक्सेस जो है वो क्या है, वो फीमर का एक्सेस, ये रेड वाली लाइन देखो, और फीमर का एक्सेस कैसे हम इसको चेक करते हैं, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से एक वर्टिकल एक्सेस नीचे खींचते हैं रेड लाइन में पटेला के सेंटर तक, ठीक है, और दूसरा हम ये टिबिया का एक्सेस है, वर्टिकल एक्सेस है, देखो टिबिया, ये ब्लू वाली लाइन, और ये लाइन ऑफ ग्रेविटी भी होती है, तो इनके दरमियान में एक एंगल बनता है, देखो एक ये रेड वाली और एक ये है, रेड वाली क्या है, ये फीमर का लॉन्ग एक्सेस, और ये ब्लू वाली क्या है, ये फिबुला का लॉन्ग एक्सेस, टिबिया का लॉन्ग एक्सेस है, और उसके अलावा ये लाइन ऑफ ग्रेविटी भी है, वेट सारा इसी लाइन के एग्जैक्टली इसी लाइन के डाउनवर्ड नीचे जो है ना मतलब हो रहा था फुट को, ठीक है, तो इनके बीच में एक एंगल आ जाता है, दिस इज कॉल्ड क्यू एंगल, इसको क्यू एंगल बोलते हैं। तो ये क्यू एंगल देखो यहाँ पे, ये नॉर्मल है क्यू अलाइनमेंट। अगर अब प्रॉब्लम कब होती है कि ये देखो को देखो, ये थोड़ी सी मीडियल को वो डायरेक्टेड है, तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो फीमर जो यूजुअली इसको ऑब्लिकली प्लेस्ड होना चाहिए था, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ये देखो ये फीमर स्ट्रेट प्लेस्ड है, और उसकी वजह से ये लाइन ऑफ ग्रेविटी जो थी ये पहले बिल्कुल सेंटर में बन रही थी, ये देखो ये, और इस केस में क्या हो रहा है
कि इनके सेंटर से हट के ये मीडियली है, तो इसकी वजह से इसका मतलब ये मीडियल मेनिस्कस पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। और ये लैटरल मेनिस्कस कोलैटरल लिगामेंट जो ये स्ट्रेच हो रहा है, देखो, क्योंकि जब ये मीडियली यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड जिनोवेरम। अब सर इन एंगल्स की वैल्यूज क्या है? हाँ, इन एंगल्स की वैल्यूज इसमें मेरे ख्याल से 17 डिग्री है उसकी। जब मैं अगली डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो। उसके बाद फिर ये अगले उसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा, पहले यहाँ पे ये स्ट्रेट थी और ये अब देखो लेग जो है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड है, ठीक है। और इसमें ये देखो, ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है ये सेंटर की बजाय लैटरल बढ़ रही है, और उसकी वजह से ये लैटरल अब क्या कहते हैं मेनिस्कस जो है वही ज्यादा, और नी जॉइंट देखो ये मीडियली वो हो गया, पॉप आउट कर गया। तो इसको क्या बोलते हैं, जेनु बलगम बोलते हैं, और नॉकिंग, नी नॉकिंग जिसको बोलते हैं, वो ये कंडीशन होती है, ठीक है जी। और इसमें क्या ये क्यू एंगल नॉर्मल है, इधर क्यू एंगल डिक्रीज हो गया दोनों के बीच में, यहाँ पे ये देखो क्यू एंगल बढ़ गया, ठीक है। और एक मिनट, ये वैल्यूज बेटा मैं भी आपको, मुझे एग्जैक्टली मुझे भी जुबानी भी याद नहीं है, मैं आपको चेक करके वैल्यूज बुक में लिखी हुई है, वो आप उसको वहां से देख लो। अच्छा जी, अब ये क्या है ऑर्थोस्कोपी, अब ये क्लिनिकल में आपको बता रहा हूँ कि नी जॉइंट सर्जन एक वो नी जॉइंट के अंदर, अब फॉर एग्जांपल किसी का मेनिस्कस अंदर डैमेज हो गया, क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज हो गया, तो अब ये नहीं होता पूरे नी जॉइंट को, पहले तो ये होता था पुराने जमाने में पूरे नी ओपन करते थे, अब क्या करते हैं, दो छोटे छोटे सुराख करते हैं, उनको बोलते हैं पोर्टल्स, और उनके अंदर से प्रोब्स अंदर डालते हैं, ठीक है जी। प्रोब्स अंदर डालते हैं, प्रोब क्या होती है, उसका कैमरा भी हो सकता है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, और फिर बाहर से ही वो नी जॉइंट को अंदर रिपेयर करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, अंदर कोई अगर मेनिस्कस का पीस, कार्टिलेज का पीस टूट गया, वो बाहर निकाल सकते हैं, क्रूशिएट लेके तो अंदर स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। डिब्राइटमेंट कर सकते हैं। जॉइंट की डिब्राइटमेंट क्या होती है कि कोई ऐसा इंजरी हुई है सवेयर किस्म की, जिसकी वजह से अंदर जो है ना ब्लड आ गया, ये पस जमा है, ये फॉरेन बॉडी है, उसको वॉश करने को डिब्राइटमेंट बोलते हैं वुंड को ना। तो डिब्राइटमेंट, ये देखो ये कैनुला है, ये ऑर्थोस्कोप, ये कैमरा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नाउ लुक एट दिस थिंग, ये ऑर्थोस्कोपी कर रहा है, और ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर इसको सारा कुछ नजर आ रहा है एक्चुअली ऑर्थोस्कोपी से किस किस्म की, मतलब कि वो प्रोसीजर रहा है अंदर। वो क्या कर सकता है, जो नी, अगर कोई मेनिस्कस डैमेज उसका लूज पीस हो, मतलब कि डैमेज हो गया, बाकी सबसे अलग हो गया, उसको बाहर निकालना, क्योंकि नी जॉइंट के अंदर रह गया तो तकलीफ देगा ना, तो उसको बाहर निकाल लेना, अंदर से पस को रिमूव करना, ब्लड को रिमूव करना, अंदर उस पे सूचर्स लगाना, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को रिपेयर करना, वो अब सारा कुछ जो है ना वो किसकी मदद से होता है, ऑर्थोस्कोपी की मदद से होता है। ये देखो ये ऑर्थोस्कोप है। ये पुराने जमाने में तो ये होता था कि ये इस कैमरा होता था, इधर आंख लगानी पड़ती थी, और आंख लगा इधर देखना पड़ता था, और विद लाइट सोर्स भी होता था, इसमें अंदर तुम दे रहा है ना, तो लाइट सोर्स भी होता था। और ये ऑर्थोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे आप प्रोसीजर पर, एक कैमरे के लिए होती थी, ठीक है जी, और एक कैनुला वॉश करने के लिए, ताकि उसके अंदर कॉन्स्टेंटली नॉर्मल सैलाइन से वॉश किया जाए और सक आउट किया जाए, जो बाकी जो अंदर वो, मतलब कि वॉश के बाद जो वो पानी तो अंदर ही रहेगा ना, कहाँ रहेगा, तो उसको सक आउट करना। और फिर तीसरा जो है इंस्ट्रूमेंट, जिसकी मदद से अपने अंदर कोई भी प्रोसीजर करना होता था, ठीक है जी। सूचर करना है, सूचर उसका वो उसके क्या कहते हैं, कोई फोर्सेप्स वगैरह से किसी चीज को बाहर निकालना है, वो इस तरह यूज, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये जॉइंट कैविटी है, और ये सुप्रापैटेलर बर्सा है, ठीक है। सुप्रापैटेलर बर्सा जॉइंट कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस अगर जॉइंट कैविटी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन होगा, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो, तो वो सुप्रापैटेलर बर्सा में भी चला जाएगा वो फ्लूइड। तो इस फ्लूइड को ये देखो, ये सिरिंज के साथ वो निकाल के क्या कर रहा है, अब ये इसको सैंपल के लिए
लैब भेज देगा, वहाँ पे इसका प्रॉपर जो है ना एनालिसिस होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है, इन्फेक्शन है तो कौन सा बैक्टीरिया है, कौन पस जो बना रहा है, और उसके अलावा इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, ब्लड है कि नहीं है, ब्लड माइक्रोस्कोपिक भी होता है ना, जो तो मतलब कि वो कल्चर लगा देते हैं कि बैक्टीरिया अगर है तो कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसके खिलाफ एंटीबायोटिक देना। यानी कि ये क्या कर रहा है, टैप कर रहा है, किसको टैप कर रहा है, जो अंदर फ्लूइड जमा हो गया उसको निकाल के, सैंपल थोड़ा सा निकाल के उधर भेजा। अच्छा, अब एक और कंडीशन उसको बोलते हैं हाउस। जी बेटा। सर वो फ्लूइड कहाँ से निकाला था? सुप्रापेलर वाले से निकाला था। क्या चीज? हाँ, ये सुप्रापेटालर फ्लूइड सुप्रापेलर से निकाला है। सुप्रापेटालर बर्सा से निकाल रहा है क्योंकि ये सबसे इजी एक्सेस है ना। ठीक है जी, इसको इजीली आप, क्योंकि जब फ्लूइड का होगा नी जॉइंट के अंदर, वो फ्लूइड इसके अंदर भी प्रेशर पड़ेगा ना, तो ये यहाँ पे एक स्वेलिंग सी बन जाएगी लोअर पार्ट ऑफ द थाई में, नी जॉइंट से बिल्कुल ऊपर। कुछ टेस्ट करने के लिए निकालते हैं। हाँ, टेस्ट करने के लिए फ्लूइड निकालते हैं ना, फ्लूइड निकालते हैं टेस्ट करने के लिए, जो नी जॉइंट के जो फ्लूइड होता है उसको निकालते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्या टेस्ट करते हैं? इसको बेटा लैब भेजते हैं, इसको देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली, इसको पहले ग्रॉस आई से देखते हैं कि फ्लूइड का कलर कैसा है, उसके बाद इसका फिर इसका कल्चर लगाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड से तो नहीं इकट्ठा हो रहा ना, इसका मतलब कोई डिजीज प्रोसेस चल रहा है ना अंदर, जिसकी वजह से ये फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो उसके लिए डिजीज है, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस वगैरह है, या कोई ऐसा नी जॉइंट का जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गया और कोई या इन्फेक्शन हो गया, तो उसके बाद इसको भेजते हैं, लैब भेजते हैं। लैब में फिर वो इस फ्लूइड का कल्चर लगाते हैं। ठीक है जी, फ्लूइड डिश के अंदर। ये आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे कि भाई ये क्या होता है वायरोलॉजी, रियोलॉजी में। और सर अगर इंजेक्शन देना हो तो वो कहाँ दें? यस, इंजेक्शन देना हो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आपको इंट्रोड्यूस करनी हो वो भी इधर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या नी जॉइंट कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, और ये क्या कहते हैं एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर, नीचे जो है लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, और उसके बाद एपेक्स। ये एक ट्राइंगल सी बनती है, इनके बीच में से आप डाल सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हो। अब इंजेक्शन कौन से देने होते हैं? जिस तरह फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में बाज दफा नी जॉइंट में शदीद सवेयर पेन हो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कार्टिलेज डैमेज हुई होती है, यूटिलाइज हो गई होती है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो उस वजह से क्या होता है, पेन होता है तो स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं ताकि पेन को कम किया जा सके, इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके, तो वो फिर इस तरीके से स्टेरॉइड भी दिया जा सकता है। तो इससे सैंपल के लिए फ्लूइड भी निकाला जा सकता है, स्टेरॉइड्स भी लिया जा सकता है। ठीक है जी, और उसके अलावा अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया और वो जॉइंट की मूवमेंट में प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस फ्लूइड की क्वांटिटी को कम करने के लिए, ताकि नी जॉइंट जो दोबारा मोबाइल हो सके, इसको उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। अच्छा जी, फिर हमने पढ़ा था कि आपको याद हो, ये प्री पेटेलर बर्सा है। ठीक है, पटेला बोन है, प्री पेटेलर बर्सा उसके सामने, और उसके आगे स्किन है। ठीक है, इसका समटाइम्स इन्फ्लेमेशन होता है। कैसे इन्फ्लेमेशन होता है कि ये देखो, ये स्किन इसके ऊपर मूव करती है पटेला के ऊपर, जो पुराने जमाने में खासकर इंग्लैंड वगैरह में, या मतलब कि यूरोपियन में, अमेरिका वगैरह में क्या होता था, जो हाउस मेड्स होती थी वो घुटनों के बल बैठ के वो काम सारे करती थी, और उनको ये इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता था, प्री पेटेलर बर्सा का। तो इस वजह से इस कंडीशन का नाम ही क्या रख दिया गया, इस कंडीशन का नाम क्या रख दिया गया, हाउसमेड्स नी। ठीक है, हाउसमेड्स नी। क्यों? उसमें क्या हो रहा है, ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है बर्सा का। ये देखो, ये प्री पेटेलर बर्सा, ये पटेला बोन है, ये इन्फ्लेम प्री पेटेलर बर्सा। ये देखो, प्री पेटेलर बर्साइटिस से होता है। और ये खाली हाउसमेड्स में नहीं होता, ये जो रग इंस्टॉलर्स होते हैं, ये नी पैड्स नहीं पहनते, या कोल माइनर्स होते हैं जिन्होंने घुटनों के बल करके जाना होता है अंदर, क्रॉल करके अंदर जाना होता है, ये बहुत सारे प्रोफाइल में ये कंडीशन हो सकती है। अच्छा जी, उसके अलावा ये देखो, अच्छा फिर उसके बाद ये पटेला था, पटेला के सामने जो बर्सा था वो ए है, और जो लिगामेंटम पेटेली के सामने बर्सा था वो बी है। तो लिगामेंटम पेटेली के सामने जो बर्सा, ये भी समटाइम्स इन्वॉल्व हो जाता है।
इसको ये किस तरह इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं क्लर्जीमैन साइटस। क्लर्जीमैन क्या होता है? क्लर्जीमैन क्रिश्चियनिटी में आपने देखा होगा कि उनके जिसमें फादर्स होते हैं ना, तो वो ये घुटनों के बल जो है वो उसके ऊपर बैठ के प्रे करते हैं, ठीक है जी, घुटनों के बल। तो उसकी वजह से उन लोगों में ये वाला इन्फ्लेमेशन हो जाता था, सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर सब वो जो बर्सा लिगामेंटम पेटाली के आगे पड़ा हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं? क्लर्जीमैन बर्साइटिस। अच्छा, फिर एक कंडीशन है उसको बोलते हैं बेकर सिस्ट, ठीक है जी। वी नो दैट, ये देखो ये नी जॉइंट है, ये आप इसको लैटरल से देख लो, नी जॉइंट को लैटरल व्यू से देख लो नी जॉइंट। ये बाहर क्या है? ये नी जॉइंट का ये नॉर्मल नी जॉइंट है, ये फाइब्रस लेयर है और अंदर साइनोवियल लेयर होती है। फाइब्रस लेयर है बाहर वाइट वाली और अंदर साइनोवियल लेयर। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जो वाइट वाली फाइब्रस लेयर होती है उसके अंदर क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है या वीकनेस होती है, या उधर से जो है ना वो ये आउट पाउच करके बाहर निकल आती है। क्या चीज? साइनोवियल लेयर, क्योंकि फाइब्रस लेयर को अंदर से साइनोवियल लेयर लाइन कर रही होती है ना, तो वो बाहर फाइब्रस लेयर में सम वीकनेस होती है, वहां से आउट पाउच करके बाहर निकल आती है। क्या चीज? साइनोवियल, और वो पॉप्लिटियल फोसा में आ जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं बेकर सिस्ट। तो आपसे ये बेकर सिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे क्लर्जीमैन बर्साइटिस पूछा जा सकता है, हाउसमेट्स नहीं पूछा जा सकता है आपसे, उसके अलावा ये बेकर पूछा जा सकता है। तो बेकर सिस्ट क्या है? बेकर सिस्ट जो फाइब्रस लेयर है इसके अंदर गैप की वजह से या वीकनेस की वजह से अंदर से जो साइनोवियल लेयर है वो आउट पाउच करके बाहर आ जाती है। तो छोटी सी स्टॉक, और ये जॉइंट कैविटी है और ये सिस्ट की कैविटी है, ये आपस में स्टॉक के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती है। यानी कि ये जॉइंट का जो फ्लूइड होता है ये स्टॉक थ्रू, ये देखो दोबारा देखो, ये जॉइंट का जो फ्लूइड है सारा ये इस पतली सी स्टॉक के थ्रू ये सिस्ट की फ्लूइड के साथ कंटीन्यूअस होता है। और ये होता सबक्यूटेनियसली विजिबल होगा ये हाँ, ये सब देखो ना, ये सब इसने स्किन को इसने वो बल्ज कर दिया ना। ये ज्यादा प्रॉब्लम, ये इसका साइज जो है ना ये समटाइम्स इतना बड़ा हो जाता है कि ये मिड काफ आ जाती है, ये बलून सा जो होता है ना, ये बलून बन जाता है, ये मिड काफ तक आ जाता है, ठीक है। इसमें जब फ्लेक्शन होगी तो अक्सर पेनफुल होगी। यस, एग्जैक्टली जब ये फ्लेक्शन होगी तो ये, क्योंकि इतना बलून पीछे पड़ा हुआ है नी जॉइंट के ऊपर, ये फ्लेक्शन नहीं करने देगा, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो इसको क्या कर, हाँ जी बेटा। सर फिर ये पोस्टीरियरली बन गया ना, काइंड ऑफ। ये क्या बन गया? ये पोस्टीरियरली ही हो गया ना। हाँ, ये पोस्टीरियरली बनता है, एग्जैक्टली ये तो जो हमारे पास जॉइंट कैप्सूल के अंदर वो जो एक गैप सी ओपनिंग सी होती है फॉर पॉप्लिटियर टेंडन मसल, हाँ जी एग्जैक्टली, मुझे पता था आप ये पूछोगे, वो सम उधर से भी हो सकता है, ठीक है जी। अब यूजुअली आम नॉर्मल नहीं होता, ये किस में होगा? जिसमें ये फ्लूइड अंदर ज्यादा बन रहा है, कुछ अंदर प्रॉब्लम चल रही है, फ्लूइड ज्यादा बन रहा है। और फ्लूइड कहाँ से आता है? इसके अंदर साइनोवियल लेयर से आया है, इसके अंदर फ्लूइड जो है वो कहाँ से आता है? ब्लड वेसल से आउट कर जाता है, और वो आप सही कह रहे हो कि उधर से भी हो सकता है। और ये बेकर सिस्ट अंदर वाली वो लेयर भी आउट पाउच कर सकती है। उसके अलावा जो आपने जितने भी पोस्टीरियरली बर्सस बाकी पड़े हैं ना, जो गैस्ट्रोक्नीमियस के नीचे है, उसके मीडियल हेड के नीचे, लैटरल हेड के नीचे, वो इंडिविजुअली इन्फ्लेम्ड होकर वो बड़े हो सकते हैं, उसको भी बेकर सिस्ट ही बोलते हैं। लेकिन जो मेनली बेकर सिस्ट जो होती है ना, वो क्या होती है? वो नी जॉइंट का जो कैप्सूल होता है ना, उसके अंदर साइनोवियल लेयर होती है, वो आउट पाउच करके बाहर आ जाती है। और समटाइम ये इतना बड़ा होता है, ये मिड थाई तक पहुंच जाता है, और ये फ्लेक्शन नहीं होने देता नी जॉइंट की, ठीक है। इस वजह से इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि इसको पहले तो इनिशियली तो क्या करते हैं, इसको वो ड्रेन कर लेते हैं नीडल के थ्रू। लेकिन ये फिर उसके बाद अंदर से वो सैक तो वैसे ही पड़ी हुई है, वो फिर नया फ्लूइड वहां से अंदर से जॉइंट कैविटी से आ जाएगा। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसको सर्जिकली यहाँ से नॉट करके टाई करके इस आँख से टाई करके तो इस सारे बलून को कट करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसी आपने पढ़ा है कि पॉप्लिटियल फोसा के अंदर क्या पड़ी हुई होती है? पॉप्लिटियल वेसल्स पड़ी हुई होती है, पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, पॉप्लिटियल वेन होती है। तो वहां पे पॉप्लिटियल आर्टरी का भी तो एन्यूरिज्म हो सकता है ना। एन्यूरिज्म क्या? नॉर्मल डायलेटेशन होती है किसी ब्लड वेसल की। तो इसलिए पॉप्लिटियल बेकर सिस्ट को, इस बेकर सिस्ट को कि ये
वाला मामला है, ये साइनोवियल वो सिस्ट है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एन्यूरिज्म से डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ओटी के अंदर उसको लिटा दोगे और लिटाने के बाद आप समझोगे कि बेकर सिस्ट है, आप उसको जो रिमूव करने के लिए इंसिजन दोगे, इसके अंदर तो फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड अगर बाहर आए तो क्या हो जाएगा? अगर आपने एन्यूरिज्म और सिस्ट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ था क्लिनिकली एग्जामिनेशन के थ्रू और बाकी मेथड्स अल्ट्रासाउंड और उसके अलावा बाकी और मेथड्स के थ्रू, तो अगर ये एन्यूरिज्म हुआ और आपने इसको बेकर सिस्ट समझा और बेकर से आपने इसको ओपन किया और एक्चुअली ये एन्यूरिज्म हुआ, तो एन्यूरिज्म क्या होता है कि एन्यूरिज्म ब्लड वेसल के अंदर जो है वो डायलिटेशन होती है, ठीक है, तो की वजह से उसके अंदर ब्लड होगा फिर, ठीक है, तो वो और उसके लिए आप मेंटली तैयार ही नहीं थे, आपने इन दोनों को प्रॉपरली क्लिनिकली डिफरेंशिएट ही नहीं किया, और जिसको आप बेकर सिस्ट समझते थे वो एक्चुअली एन्यूरिज्म था, और वो फिर ओटी में हर जगह ब्लड ही ब्लड होगा, ठीक है जी, और वो इतना सिवियर ब्लड होगा कि एन्यूरिज्म आर्टरी के अंदर है, तो आर्टरी के अंदर तो प्रेशर होता है कि आप उसको दब जाओगे फिर, और इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी पेशेंट की और पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए क्लिनिकली उससे पहले ही बेकर सिस्ट और एन्यूरिज्म के दरमियान डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, और ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आर्टरी होगी तो फॉर एग्जांपल उसका एन्यूरिज्म होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे पल्सेशन होगी, और अगर आप इसका डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर सकते हो कि जो स्वेलिंग है इस एरिया में, जिसको मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, ये कहीं एन्यूरिज्म तो नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको जब आपको तसल्ली हो जाती है कि ये एन्यूरिज्म नहीं है, और दूसरा क्या तरीका है, आप एक छोटी सी नीडल लेके अंदर डाल के सक आउट कर लोगे फ्लूइड को, ठीक है, अगर उस ब्लड आ गया तो फिर आपको शक हो जाना चाहिए कि ये एन्यूरिज्म हो सकता है, लेकिन अगर ब्लड नहीं आ रहा और सिर्फ फ्लूइड आ रहा है तो इसका मतलब, और येलो का फ्लूइड आ रहा है तो इसका मतलब बेकर सिस्ट ही है, देन यू कैन प्रोसीड विद योर प्रोसीजर। अच्छा, फिर तो उसके सर बाद हम लोग बेकर सिस्ट को हर्निया कह सकते हैं और गैस्ट्रोनेमियस? हाँ आप कह सकते हो, क्योंकि हर्निया यही होता है ना, इसको आप बल्कि आप इसको एक्सप्लेन ही ऐसे करोगे कि बेकर सिस्ट इज हर्निएशन ऑफ लेयर ऑफ कैप्सूल, ठीक है, तो ये हर्निया ही है एक तरह का। आप बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट्स बड़े लायक हो गए और बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। सर ये पॉप्लिटियल वेसल्स को ब्लॉक नहीं कर सकता? क्या चीज बेटा? ये जो सिस्ट होता है ये पॉप्लिटियल वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है? यस, सिस्ट है ना, कंप्रेस कर सकता है ना उनको ना, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। आप सही कह कि ब्लड वेसल, क्योंकि ये फ्लोर में से निकलेगा ना, तो ये इसके ऊपर ब्लड वेसल्स पड़ेगी होंगी, ये पुश करके ब्लड वेसल्स को भी ब्लॉक कर सकता है। एक्सीलेंट क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, तो ये इसलिए इसको फिर बाद दफा इसको, चूंकि ये बूंद सा होता है तो इसके अंदर फ्लूइड होता है, तो वो उस तरह का, ये बहुत टॉट किस्म का, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, फ्लूइड ज्यादा है, तो फिर ये डेफिनेटली ब्लड वेसल्स को जो है ना उनको कंप्रेस करेगा, तो इसलिए इसकी सर्जरी जरूरी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने अक्सर सुना होगा कि भाई फलां बंदे के गोड़े तब्दील हो गए, घुटने तब्दील हो गए, ठीक है, वो एक्चुअली क्या करते हैं, सर्जरी करके मेटल के, ये देखो ना, ये फीमर के लोअर एंड पे इन्होंने ये मेटल का पीस लगा दिया, ठीक है जी, और ये टिबिया के ऊपर मेटल और दरमियान में, तो ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्थेसिस बोलते हैं। ऐसी कोई भी आर्टिफिशियल डिफरेंट मटेरियल की बनी, पहले तो मेटल की होती थी, अब एलॉयज आ गए हैं ऐसे, क्योंकि अमूमन लोगों का एमआरआई भी होना होता है, एमआरआई मैग्नेट होता है, तो अब जो मटेरियल आ रहा है जिनसे ये बन रहा है वो एमआरआई कंपैटिबल मटेरियल है, यानी कि वो प्योर मेटल नहीं होता कि जिसको एमआरआई का मैग्नेट खींच सके, तो ये इस किस्म के जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोप्लास्टी बोलते हैं, आर्थ्रो बोलते हैं जॉइंट को, प्लास्टी बोलते हैं रिपेयर को, तो अब इसने जो रिपेयर करके जॉइंट को उस जगह आगे मेटल के वो लगा दिए हैं इन्होंने, ठीक है, तो इसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है ना वो ये होती है, ठीक है। अब दोबारा मैं थोड़ा सा, अब आपका क्वेश्चन हो तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई चीज ना समझ आई हो। हाँ जी बेटा। सर मैं एक थी, जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें तो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के दरमियान में साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता, तो फिर फ्रिक्शन के यूज करते हैं उसमें। वो बेटा इसमें देखो ना आपने नीचे, इसमें ये स्मूथ पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही जो है ना कार्टिलेज का बेटा प्रॉब्लम ये होता है
कि कार्टिलेज तो नेचुरल चीज होती है ना, वो तो उससे वो होने से कि मूविंग पार्ट्स के एक दूसरे के ऊपर मूव होने से कार्टिलेज डैमेज होती रहती है ना। नाउ दिस इज मेटल, ठीक है। अब मेटल और इसकी ये भी रिफाइंड और बड़ी हाई ग्रेड क्वालिटी की वो जो है ना वो मेटल होती है। नीचे भी मेटल है, बीच में ये रबर पार्ट भी होता है ना, तो इस वजह से। अच्छा, फिर उसमें जो है आप जो क्वेश्चन कर रहे हो कि इसमें इस तरह की पेन वाली फीलिंग भी नहीं होना है जिस उसमें होती है, क्या कहते हैं, इसलिए वहां पे जो ना इसका अपना मैकेनिज्म ये होता है कि ये देखो ये रबर पार्ट है और ये मेटल है, ये एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी मेटल होता है और ये बड़ा इसकी सरफेस को नहायत स्मूथ बनाया जाता है, ठीक है जी। और मतलब कि आप ये समझो कि मेटलर्जी वाले या जो है यूनी का ही कमाल है कि इसमें उस तरह का वो फ्लूइड की जरूरत नहीं पड़ती, दे कैन इजीली मूव अपॉन ईच अदर, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से मतलब कि जिस तरह कार्टिलेज मूव हो के एक दूसरे के ऊपर वो तो घिस जाती है ना, तो ये इसमें घिसना नहीं होता, इसलिए ये ऑलरेडी स्मूथ होती है, इसको उस तरह के फ्लूइड की जरूरत नहीं होती। और इसको बोन सीमेंट के साथ, ये देखो ये इसका पोर्शन नजर आ रहा है, ये नीचे टिबिया के अंदर चला गया, इसको बोन सीमेंट के साथ फिक्स कर देते हैं। तो अगर जो नॉर्मल सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जिनका, जो जिन्होंने कोई ऐसी उस तरह की हेल्दी एक्टिविटी नहीं करनी, तो उनके अंदर तो ये बड़ा अच्छा चलता है, ये वाला मेटल का जो है ना ये आर्थोप्लास्टी बहुत फाइन किस्म का उनका काम करता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी एक्टिविटी स्पोर्टी होती है, स्पोर्ट्स करते हैं और उन्होंने ये सर्जरी करवाई हुई होती है, ठीक है, तो उसकी वजह उनके ये वाले पार्ट्स जो ना लूज होने का खतरा रहता है हमेशा। ये जिनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है नी रिप्लेसमेंट के बाद, तो उनके अंदर ना ये डैमेज रहने का या इसको लूज होने का खतरा वो रहता है। लेकिन जिस तरह ज्यादा वो इनोवेशन आ रही है, इंजन और स्मार्ट होते जा रहे हैं और अच्छी किस्म की जो है ना वो चीज बनते जा रहे हैं। अब तो आपने देखा होगा पूरे वो जो फुट और नी और लेग जो है वो रोबोटिक किस्म के आ गए हैं, तो ह्यूमंस जो है ना वो साइबोर्ग बनते जा रहे हैं। साइबोर्ग पता है ना क्या होता है? एक तो रोबोट होता है ना, एक साइबोर्ग है। साइबोर्ग जो होता है कि कोई बॉडी पार्ट जो है वो मैकेनिकल हो, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वी ह्यूमंस आर ऑल साइबोर्ग्स, क्योंकि हर बंदे के पास जो है ना मोबाइल है, और मोबाइल जो है वो उसमें आपकी सारी पर्सनल हर किस्म की आपकी चीजें होती हैं, यानी कि मोबाइल जो है कुछ साइंटिस्ट कहते हैं वो ह्यूमंस का एक्सटेंशन है, ठीक है, जो उनके हाथ में है। तो वी आर ऑलरेडी साइबोर्ग्स। वेलकम टू द फ्यूचर। अच्छा जी, और सर क्यों एंगल वाला एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं क्यों सर एंगल कल वाला आपने फेमोपैटेलर एसोसिएशन पढ़ाई थी? नहीं बेटा, फेमोपैटेलर एसोसिएशन हमने अभी नहीं की, वो पैटेला अलग से करेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो सर नी रिप्लेसमेंट में सर ये तो सारा मेटालिक और वो होता है, मतलब मशीनरी होती है, तो सर ये बेसिकली फिर फ्रिक्शन तो सर यहाँ पे बढ़ नहीं जाएगी? बेटा वही तो मैंने बताया ना कि इसको बनाए मीडियम इसको बना, ये देखो ना ये रबर पार्ट भी है ना बीच में ना, ठीक है। इसको बनाए इस तरीके से गया है कि इसमें फ्रिक्शन मिनिमम हो। ये मेटल है नीचे, ये भी मेटल है, ये बीच में रबर पार्ट है। ओके सर। क्यू एंगल वाला, सबसे पहले क्यू एंगल से पहले चीज अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि फीमर जो है वो बॉडी में क्या होती है, बिल्कुल ऑब्लिकली पड़ी हुई, ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ठीक है, और टिबिया वर्टिकल होती है। तो एक जो एक्सेस होता है वो फीमर का होता है, ये रेड वाला आपको नजर आ रहा है। ये कैसे खींचते हैं, ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेके नीचे खींचते हैं वर्टिकली स्ट्रेट और पटेला के सेंटर तक। ये फीमर का क्या है, लॉन्ग एक्सेस है। दूसरा लॉन्ग एक्सेस किसका होता है, टिबिया का होता है, क्योंकि टिबिया स्ट्रेट पड़ी हुई है, ये देखो। और इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, क्यू एंगल होता है, ठीक है। और इसमें देखो ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ये भी इस नी जॉइंट के सेंटर में बन रही है। ये लाइन ऑफ ग्रेविटी भी यही होती है, देखो। और ये हेड ऑफ द फीमर के बिल्कुल नीचे नीचे पड़ रहा है स्ट्रेट,
हेड ऑफ द फीमर के बिल्कुल नीचे नी जॉइंट पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई, ये नॉर्मल है। अब इसमें देखो फीमर जो है वो ऑब्लिक की बजाय स्ट्रेट हो गई है। सर किसी वजह हो गई है ये जी, straight? ये कंजेनिटल एनॉमली होती है बेटा, ये पैदाइशी तो गड़बड़ होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये अब ये वो जो फीमर का वर्टिकल एक्सिस ये आ गया। ठीक है, जो एंटीरियर सुपीरियर ऑयलिक स्पाइन से नीचे पटेला के सेंटर तक थी। ठीक है, और ये दूसरी लाइन जो है ये किसकी है? ठीक है, और इनके ये उसकी थी, टिबिया की थी। टिबिया को वर्टिकली इस तरह स्ट्रेट होना चाहिए था ना, जो कि नहीं है, जिसकी वजह से लेग नीचे अंदर इनवर्ट जा रही है। ठीक है, तो उसके दरमियान में ये देखो यहाँ पे ये एंगल ज्यादा था, इधर एंगल कम हो गया, क्यू एंगल डिक्रीज। हाँ जी बेटा, अच्छा जी। फिर सर उसके बाद लेकिन ये एंगल तो लाइन ऑफ ग्रेविटी के साथ नहीं है। ये लाइन ऑफ ग्रेविटी ये है ना। अब सर तो आप कह रहे हैं कि नॉर्मल लॉन्ग लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ ग्रेविटी, फीमर और टिबिया के दरमियान एंगल डिक्रीज हो देखो ना, वो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, लाइन ऑफ ग्रेविटी और टिबिया का जो एक्सिस था ये दोनों एक ही लाइन में थे। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये हो रहा है कि ये टिबिया की लाइन तो ये है, लाइन ऑफ ग्रेविटी मीडियली चली गई है। पहले ये जॉइंट के सेंटर में बन रही थी, ये ब्लू वाली लाइन, यहाँ पे ये क्या हो रही है, यहाँ पे ये मीडियली वो डिस्प्लेस हो गई है। लाइन ऑफ ग्रेविटी को डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको सेंटर में चाहिए ना, नी जॉइंट के सेंटर में होना चाहिए। अब इसमें ये देखो ये मीडियली चली गई है। मीडियली जाने से इसका मतलब कि जो फीमर का मीडियल कॉन्डाइल है वो टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर ज्यादा वजन डालेगा एज कंपेयर्ड टू लैटरल कॉन्डाइल। ठीक है, इसकी वजह से मीडियल मेनिस्कस ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, वो डैमेज हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसी मतलब पूरी वेट आ रहा है ना ऊपर से, तो मीडियल मेनिस्कस, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एंड मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया के दरमियान में कंप्रेस होगा, और एज अ रिजल्ट इस साइड पे जो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है, क्योंकि देखो फीमर तरफ को दोनों उनके बीच में एंगल बढ़ गया फीमर और टिबिया के बीच में, तो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेच होगा। ठीक है, अब अगली कंडीशन देखो, टिबिया की लाइन देखो, ये फीमर की लाइन है। अब इसके दरमियान में ये रेड कलर की लाइन है, इनके अंदर क्यू एंगल बढ़ गया। इस कंडीशन में क्या में कम हो रहा है, वैल्गम में क्या बढ़ गया, और लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है पहले बिल्कुल सेंटर में थी, दूसरी कंडीशन में क्या वैरम में मीडियली शिफ्ट हो गई, और वैल्गम में क्या हुआ, लैटरली शिफ्ट हो गई है। तो अब देखो, अब लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ वेट इस लाइन में, इस लाइन के अलॉन्ग ट्रांसफर हो रहा है एज कंपेयर टू मीडियल मेनिस्कस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लैटरल फीमर की वजह से हुआ ना, ये फीमर की वजह से हो रहा है, फीमर की मैल अलाइनमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, जो थर्ड वाला है इसमें टिबिया स्ट्रेट नहीं पड़ी। ये टिबिया ठीक है, टिबिया स्ट्रेट है, लेकिन वो देखो ना इसमें मेरे ख्याल से हाँ, और टिबिया इसमें लेग बो है, इसमें लेग बाहर को है, इसमें लेग बाहर को है, और इस वाली कंडीशन में लेग अंदर को है। ठीक है, तो ये की वजह से हो सकता है, टिबिया की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में देखो, ये इन दोनों का देखो ना, अब ये एंगल बढ़ गया था ना, तो अब ये लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है लैटरली शिफ्ट हो गई है। तो आपने मेन क्या याद रखना है, लाइन ऑफ ग्रेविटी हैज टू बी इन द सेंटर ऑफ अ जॉइंट। एक कंडीशन में मीडियली शिफ्ट हो गई है, दूसरी कंडीशन में लैटरली शिफ्ट हो गई। तो अब जब ये लैटरली शिफ्ट होगी तो फीमर का लोअर एंड देखो ज्यादा प्रोमिनेंट है मीडियल साइड पे, और अगर इस साइड पे भी ये प्रॉब्लम है, दूसरी लेग में भी, तो ये दोनों मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर आपस में टकराएंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं नी नॉकिंग। इस नी नॉकिंग को जो आपने मिलिट्री उसमें
जब वो होती है इंडक्शन होती है, पुलिस की इंडक्शन होती है, तो बंदे को स्ट्रेट खड़ा करके और उसके दोनों नीज के दरमियान में ऊपर नीचे हाथ लेके जाते हैं चेक करने के लिए कि इसके दोनों घुटने आपस में टकराते तो नहीं है। ठीक है, तो सर इन दोनों में जो क्रूशिएट लिगामेंट्स है वो खराब होंगे। क्रूशिएट नहीं, ये देखो ना, इस कंडीशन में, वैरम कंडीशन में मीडियल साइड दोनों इसमें वो आपस में इस केस में मीडियल मेनिस्कस दोनों के दरमियान में क्रश हो जाएगा, और इस कंडीशन में लैटरल मेनिस्कस। तो ये देखो आप यहाँ पे लैटरल कोलैटरल लिगामेंट स्ट्रेच हो रहा है और इस साइड पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, ये देखो एंगल बढ़ गया ना दोनों के दरमियान। हाँ जी, फीवर की वजह से भी तो कह सकते हैं इसकी बोन प्रॉब्लम बढ़ रही है ना। अब अलाइनमेंट देखो ना, अलाइनमेंट अगर नॉर्मल अलाइनमेंट क्या है कि टिबिया को वर्टिकल होना चाहिए और फीमर को ऑब्लिक होना चाहिए। अब इस कंडीशन में ये देखो, इस कंडीशन में फीमर वर्टिकल हो गई है, ठीक है, और टिबिया भी थोड़ी सी वो हो गई है, और बाकी उसमें किसी मतलब टिबिया और दोनों की अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, दोनों को अपनी सही पोजीशन में होना चाहिए, एक टिबिया को वर्टिकल होना चाहिए और फीमर को ऑब्लिक होना चाहिए। सर इसका मतलब कि फीमर की ट्रीटमेंट क्या ओरिएंटेशन होगा? वर्टिकल हो जाएगी या टिबिया की जो है ना सर ऑब्लिक हो इसी वजह जाएगी। से इनकी लंग्स में भी इसी वजह से इनके डिफरेंस है। हाँ, और इसी वजह से ये इस किस्म के जो होते हैं ना, इनकी कार्टिलेज वगैरह जो है वो अर्ली खत्म हो जाती है, और ऐसे लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है फिर। सर आपने कहा ये बाय बोन होता है, मतलब नेचुरली ऐसे होता है। ये सर मतलब ये बाय बर्थ होता है, मतलब ये साइड सर इसका बाय मतलब ग्रोइंग एज में ये जल्दी कार्टिलेज खराब हो जाएगा। हाँ, ये जल्दी कार्टिलेज खराब हो सकता है। तो आप इसको इर्द गिर्द जानने वालों में कोई ना कोई इस तरह की वो होगा, नी नॉकिंग। तो अब ये डिपेंड करता है कि अब ये रेंज है ना, अगर बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है और सिवियर किस्म की वो है, तो इसमें नी नॉकिंग बहुत ज्यादा होगी, ये वैल्गम या वैरम दोनों कंडीशन बहुत सिवियर होंगी। ये रेंज है माइल्ड से लेके मॉडरेट और सिवियर तक इसकी रेंज हो सकती है। तो अगर जितनी सिवियर है तो उतना ज्यादा पेशेंट को जो ना वो प्रॉब्लम हो। और बेटा ये समझ आ गई थी, ये रोटेशन और लैटरल रोटेशन, लॉकिंग अनलॉकिंग का मैकेनिज्म। सर ये रिपीट कर देंगे। ये देखो, ये बेटा स्टार्ट से दोनों, ये टिबिया है ना और ये फीमर है। टिबिया क्या होता है कि जब आप खड़े होते हो स्ट्रेट जमीन के ऊपर, टिबिया तो फिक्स्ड होती है क्योंकि फुट साथ होती है, ऊपर फीमर जो है ना वर्टिकली उसके अराउंड रोटेट होती है, टिबिया के ऊपर रोटेट होती है। ठीक है, घूमती है। ये देखो, ये मैंने जिस तरह बताया हुआ, ये वियोलो लाइन में क्या वर्टिकल वो है, एक्सिस है, और उसके ऊपर ये रोटेट कर रही है टिबियल प्लेटो के ऊपर। तो जब रोटेट होती है एक खास एंगल तक, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे इसको बोलते हैं लॉकिंग होती है नी जॉइंट की। ठीक है, और ये कब होती है? कंप्लीट एक्सटेंशन में, जब आप कंप्लीटली स्ट्रेट खड़े होते हो। आप मतलब कि इमेजिन करो कि आप बैठे हुए हो और आप खड़े हो रहे हो, और आस्ता आस्ता जिस जूं 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 जैसे आपकी एक्सटेंशन होती जा रही है नी जॉइंट की, जो बिल्कुल आप स्ट्रेट खड़े हो जाओ तो नी जॉइंट जो फीमर जो है वो टिबिया के ऊपर रोटेट कर जाएगी, हल्की मीडियली रोटेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे नी जॉइंट लॉक हो। ठीक है, और ये कौन करता है? वास्टस मीडियालिस करता है। ठीक है, अब आपने फ्लेक्शन करनी है, दोबारा बैठना है, तो ये अब उस वक्त तक जो है ना फ्लेक्शन, जब तक ये वापस जितना रोटेट मीडियली किया था ना, वापस लैटरली रोटेट आ रहा था टिबिया फीमर के ऊपर। अब इसको बोल रहे हैं अनलॉकिंग। ठीक है, और अनलॉकिंग होगा और फिर नी जॉइंट उसके बाद फ्लेक्स होगा। तो अब दोबारा देख लो कि बैठे हुए हो, खड़े हो रहे हो, और जूं जूं आपकी एक्सटेंशन होती जा रही है, जब फाइनल एक्सटेंशन हो जाती है, कंप्लीट स्ट्रेट हो जाता है ना, तो टिबिया फीमर के ऊपर रोटेट कर जाती है।
सॉरी फीमर टिबिया के ऊपर रोटेट कर जाती है, मीडियली रोटेट कर जाती है। किस Now this डायरेक्शन में? मीडियल रोटेशन, मीडियल अंदर की तरफ। सर ठीक ये है। लॉकिंग इस वजह से नहीं है कि फीमर और टिबिया के आर्टिकुलर सर्फेसिस के दरमियान जो कांटेक्ट है वो बढ़ गया है? वो कांटेक्ट नहीं, वो उसमें बीडी ने थोड़ा मुश्किल करके लिखा हुआ है उसमें जो है ना, वो आपकी केएलएम में कांटेक्ट बढ़ना तो नहीं चाहिए। हाँ नहीं, एक्सटेंशन में कांटेक्ट कांटेक्ट बढ़ना बढ़ता तो नहीं है? एक्सटेंशन में हाँ मैक्सिमम एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ना, मैक्सिमम एक दूसरे के साथ हाँ आप सही जी। कह रहे हो। तो वो जब मीडियली रोटेट होती है, तो जब वो वर्टिकली मीडियली रोटेट होती है तो उस जगह पे लॉकिंग हो जाती है ना। अब जब आप स्ट्रेट खड़े जाते हो तो अब आपके मसल्स जो है ना, बॉडी के मसल्स जो सॉरी लोअर लिम्ब के, वो बिट रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है। और ये लॉकिंग कौन करता है? ये लॉकिंग करता है वास्टस मीडियालिस। अब आपने दोबारा बैठना है और नी जॉइंट को फ्लेक्स करना है, तो अब इस लॉक कंडीशन में फ्लेक्शन नहीं होगी। अब आपने फ्लेक्शन करनी है तो वो जो मीडियल रोटेशन हुई थी वापस मीडियली रोटेट की थी या मीडियली वाइंड हुई थी, तो दोबारा वापस अनवाइंड होगी। दोबारा अब लैटरल रोटेशन होगी फीमर की, यानी टिबिया फीमर के ऊपर लैटरली वापस रोटेट करेगी और उसके बाद आके जो है ना, अब आप नी जॉइंट को फ्लेक्स कर सकते हो। और वो कौन कर रहा है? वो ये देखो ना, ये मसल करता है, पॉप्लिटियस मसल करता है। पॉप्लिटियस मसल क्या कर रहा है? पॉप्लिटियस मसल लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर के ऊपर वो के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगर तो फुट जमीन के ऊपर है, फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये देखो, ये फिर ये ओरिजिन इस इंसर्शन को अपनी तरफ पुल करती है, तो ये वापस इसको अनवाइंड करती है। ठीक है। ये पॉप्लिटिस मसल या पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये पॉप्लिटिस पीछे बैक पे होता है मसल। ठीक है। तो ये इसी तरह ये सर मैं एक बता दूं, पॉप्लिटिस प्ले मूवमेंट इंपॉर्टेंट रोल ओरिजिन फ्रॉम द लैटरल सरफेस ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। ये ओरिजिन कहाँ से? ये लैटरल कॉन्डाइल है और उसकी भी लैटरल सरफेस से ये ओरिजिनेट कर रहा है। ये मीडियल कॉन्डाइल है, ये लैटरल कॉन्डाइल, और लैटरल कॉन्डाइल लैटरल सरफेस से ये ओरिजिनेट कर रहा है मसल। इंसर्शन कहाँ पे? पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द टिबिया अबव द सोलियल लाइन। ये हमारे पास यहाँ पे ये सोलियल लाइन है, इसके ऊपर जो है ना, ये क्या कर रहा है? इंसर्ट कर रहा है। ये बैक पे छोटा सा मसल होता है। Medial lump action, medial rotation of the tibia on the femur, or if the foot is on the ground, lateral rotation of the femur on the tibia. कहता है कि अगर ग्राउंड पे है फुट तो ये फीमर को टिबिया के ऊपर रोटेट करेगा, तो ये पुल करेगा इसको अपनी तरफ। तो ये मीडियली रोटेट हुआ था ना, तो जब ये मसल इन एक्शन आएगा तो ये इस लैटरल कॉन्डाइल को अपनी तरफ पुल करेगा, तो वापस लैटरल रोटेशन हो जाएगी। ठीक है। मतलब पॉप्लिटियस जो है वो अनलॉकिंग के लिए है? अनलॉकिंग करता है, because if it attached to the lateral meniscus, it also pulls the cartilage backwards at the commencement of the flexion of the knee joint. तो अब ये कह रहा है कि ये lateral meniscus के साथ भी जुड़ा हुआ है थोड़ा सा। जब ये पुल करेगा तो ये इसको lateral meniscus को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ फ्लेक्शन भी करेगा, तो ये दो काम कर रहा है ये मसल। तरह से आपका टाइम हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि जी जी आप स्लाइड्स भेज देंगे क्या क्या सर? मैं कह रही थी आप स्लाइड्स भेज देंगे? स्लाइड्स में भेज देता हूँ अभी आप लोग। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा। सर ये जो हमने न्यूवेरम और वेल्गम पढ़ा है, इसके अंदर प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ फीमर के अंदर कोई डिफेक्ट होता है ना, जिसकी वजह से उसके एंगल्स में फर्क होता है? तो अलाइनमेंट में, फीमर की अलाइनमेंट में फर्क होता है। फीमर प्रॉक्सिमल एरिया की अलाइनमेंट में फर्क होता है ना? एज अ होल फीमर की पूरी अलाइनमेंट फर्क होता है ना। तो सर आपने बताया कि इसके अंदर ना नी रिप्लेसमेंट हो, मतलब जैसे उसके नी रिप्लेसमेंट होती है तो उससे वो बेहतर हो जाता है, तो उससे उसके प्रॉक्सिमल पोर्शन के एंगल में तो कोई फर्क पड़ता? तो वो मैंने बताया आपको कि उसकी कार्टिलेज डैमेज हो जाएगी ना, तो अब वो बेहतर से मुराद ये है कि उसकी लाइफ में थोड़ा
बेहतरी इस तरीके से आ जाएगी कि वो पेन शेन और वो उस किस्म की मतलब वो उसकी मोबिलिटी भी रहेगी, वो चल फिर भी सकेगा और उसका वो पेन वगैरह वो वाला सिलसिला भी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो आपने जो देखा होगा एंगल में डिस्टॉर्शन है ये वो देखो परसिस्ट करेगी। वो तो परसिस्ट करेगी, जारी बात है, वो तो उसको आप कैसे सीधा हो सकती है सर्जरीज। अब ये असल में ना ये क्लिनिकल क्वेश्चंस है ना। ठीक है, अभी हमारा पर्पस जो है वो आपको एनाटॉमिकली इस कंडीशन से इंट्रोड्यूस करवाना है कि वो होती है। ठीक है जी, अब आपके सारे के सारे सवालों के जवाब शायद ना दे पाऊं क्योंकि ये क्लिनिकल वो है। फिर ये आप जब ऑर्थोपेडिक सर्जरी में वार्ड्स आपके लगेंगे ना वहां पे, क्योंकि वो सर्जन्स होते हैं, वो डेली रूटीन पे इसको डील कर रहे होते हैं। ये तो हमने तो बड़ी बेसिक सी मोटी सी बात की है ना, इसके अंदर पता नहीं कितनी टाइप्स होंगे, क्या कुछ होगा। ठीक है, तो वो आपको क्लिनिकली ये चीजें फिर जो है ना 3rd ईयर 4th ईयर में आप फर्दर इसका सीखोगे। वो जिस आप वो बात कर रहे थे ना एंगल्स और वो सारी चीजें कि भाई इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है, प्रोग्नोसिस होता है, ठीक होने के कितने चांसेस होते हैं, वो सारा आपको वो आप ऑर्थोपेडिक वालों से पूछोगे। और कोई क्वेश्चन? इज द लेक्चर ओवर? इस पे मैं कोशिश करता हूँ मैं इस पे वीडियो एक बना। अभी तो मेरा गला दर्द था क्या बोल बोल के, मैं शायद देखूंगा। ठीक है, बस लेकिन फिर हम जाते हैं। बना दी है, पहले पार्ट की वीडियो बना दी है मैं। सर ये जो मेजॉरिटी ये जो मेजॉरिटी क्रिकेटर्स होते हैं, बॉलर्स जो होते हैं, इनकी प्रॉब्लम होती है, नी इंजरी होती है, नी में पेन होती है। वो तो बेटा अब सारी बात है, अब ये देखो ना कि स्पोर्ट्स में तो वैसे ही मतलब कि अब मैं अब घर पे होता हूँ ना सारा दिन ना, मेरा सारा दिन एक कुछ काम नहीं होता, मैं बेड पे होता हूँ, नेट यूज कर रहा होता हूँ। अब ऑब्वियसली मुझे तो ये इंजरीज नहीं होंगी ना, ये इंजरी तो उसको होगी मैदान में जाएगा, स्पोर्ट्स करेगा। ठीक है, फिर उसकी कभी बॉडी मूवमेंट कैसी होती है, कभी कैसी होती है, कभी किसी लिगामेंट के ऊपर स्ट्रेच, कभी किसी लिगामेंट के ऊपर स्ट्रेच, कहीं पे पाँव टेढ़ा हो गया। तो वो आप सही कह रहे हो कि उनको इंजरीज आती रहती हैं। ठीक है जी, जो अब पीछे से नया लंबा रनअप लेके आप बॉलिंग कराने के लिए, तो उसको कभी उसका मीडियल कोलैटरल डैमेज हो रहा होगा, कभी लैटरल हो रहा होगा। तो ये जो वो कह रहे हो ना कि कभी मेनिस्कस, कभी शुएब अख्तर को प्रॉब्लम थी, एक नी नॉकिंग का था और उसको प्लानस था, मतलब उसका जो अब आप आगे जाके पढ़ोगे आर्चेस ऑफ द फुट, उसकी आर्चेस ऑफ द फुट नहीं थी, वो प्लेन, मतलब कि जिस तरह आपने देखा होगा कभी, आप हैंगटन का साइन देखा होगा कभी, आपने देखा होगा कि वो 2 पाँव होते हैं और मीडियल पार्ट मिसिंग होता है, या आप कभी पाँव गीला करके जमीन को पड़ते हैं ना, उसका जो वो बन जाता है, निशान बन जाता है, तो आपने देखा होगा कि उस मीडियल पार्ट मिसिंग होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो आर्चेस ऑफ द फुट की वजह होता है। तो शुएब अख्तर का पूरा फ्लैट जब वो आपने गीला करके पाँव जमीन के ऊपर रखे हैं ना, उसका पूरा का पूरा फुट प्रिंट हो जाता था। तो दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन विच इज कैन बी एक्वायर्ड, विच कैन बी कंजेनिटल। और एक स्पोर्ट्समैन के लिए, आम बंदे के लिए तो चल जाता है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए इट इज नॉट अ गुड थिंग, या सोल्जर के लिए नॉट अ गुड थिंग। और बेटा? थैंक यू सर। ओके बेटा, मैं फिर आपको पहले वाले वीडियो की मैं आपको वो भेजता हूँ, लिंक भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू।